क्या तुम्हें पता है तुमने अभी किसकी जान बचाई है? काव्या अंधेरे कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसके दोनों हाथ अब भी खून से सने हुए थे और डर से उसकी सांसें कांप रही थीं। उसके सामने वह आदमी पड़ा था जो अभी अभी मौत के मुंह से बचा था, और बाहर गोलियों की आवाजें, भारी कदमों की धमक और उन हथियारों की चीखें गूंज रही थीं जो उसे हर गली, हर कोने में ढूंढ रहे थे। मुझे यह जानने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो, काव्या ने कांपती लेकिन मजबूत आवाज में कहा। इस घर में तुम सिर्फ मेरे मरीज हो और मैं अपने मरीज को मरने नहीं दूंगी। लेकिन काव्या को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी पल से उसकी गरीब और शांत जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि जिस आदमी की जान उसने बचाई थी वह कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि विक्रम था, मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक माफिया बॉस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो दर्द, रहस्य, धोखे, ताकत और हिम्मत से भरी हुई है। यह कहानी है एक गरीब नर्स काव्या की, जिसने इंसानियत के नाम पर एक घायल अजनबी की जान बचाई। लेकिन उसी एक फैसले ने उसे मुंबई के सबसे खूनी और खतरनाक खेल का हिस्सा बना दिया। अगर आपको ऐसी भावनात्मक, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां पसंद है, जहां एक कमजोर समझी जाने वाली लड़की अपनी बुद्धि और साहस से पूरी दुनिया को झुका देती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं काव्या और विक्रम की यह जबरदस्त कहानी। मुंबई की अंधेरी मलिन बस्तियों में रात का समय हमेशा अत्यंत खतरनाक होता है, जहां मौत किसी भी कोने में छिपी हो सकती है। काव्या एक थकी हुई लेकिन तेज दिमाग वाली युवा नर्स थी, जो अपने छोटे से क्लिनिक से वापस घर लौट रही थी। चारों तरफ गंदगी और बदबू का साम्राज्य फैला था, लेकिन वह इन सब चीजों की पूरी तरह आदी हो चुकी थी। अचानक उसने एक संकरी गली के पास कुछ अजीब आवाजें सुनी, जो किसी के दर्द से कराहने जैसी लग रही थीं। उसने सावधानी से कदम आगे बढ़ा दिए। अंधेरे में एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था, जिसके शरीर से बहुत खून बह रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बिल्कुल किसी साधारण भिखारी की तरह दिख रहा था। काव्या ने तुरंत अपनी मेडिकल किट निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के उस घायल अजनबी के करीब बैठ गई। जैसे ही उसने उस आदमी का चेहरा देखा तो वह चौंक गई, क्योंकि उसकी आंखों में दर्द के बावजूद एक अजीब सी ठंडी चमक थी। यह कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक मजबूत इंसान था। अचानक गली के दूसरे छोर से कुछ भारी कदमों की आवाजें आने लगीं। काव्या समझ गई कि यह लोग इस घायल आदमी को मारने के लिए आए हैं। उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने तुरंत एक साहसिक निर्णय लिया। उसने उस भारी भरकम आदमी को किसी तरह सहारा दिया और उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी की तरफ खींचने लगी। वह जानती थी कि अगर वे लोग पकड़े गए तो दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी। डर के बावजूद उसकी नसें बिल्कुल शांत थीं। काव्या ने जैसे तैसे उस आदमी को अपने घर के अंदर पहुंचाया और दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। बाहर खतरनाक हथियारे अपनी बंदूकें लेकर घूम रहे थे और उनकी गालियां साफ सुनाई दे रही थीं। उसने उस अजनबी को अपनी पुरानी चारपाई पर लिटाया और उसकी चोटों का मुआयना करने लगी। उसके पेट में एक गहरा घाव था, जहां से लगातार खून रिस रहा था। बिना किसी आधुनिक उपकरण के यह सर्जरी करना लगभग असंभव था, लेकिन काव्या ने हार नहीं मानी। उसने पानी गर्म किया और अपने साधारण सर्जिकल उपकरणों को साफ किया। आदमी की सांसें भारी हो रही थीं और उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। काव्या ने उसकी आंखों में देखा और बहुत ही शांत स्वर में उससे बात की। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, बस तुम्हें थोड़ा दर्द बर्दाश्त करना होगा। उस आदमी ने, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आदमी ने काव्या देखा, कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी खून से सनी उंगलियों को कसकर मुट्ठी में बांध लिया।
उसकी सहन शक्ति अद्भुत थी, जो किसी आम भिखारी में कभी नहीं पाई जा सकती। काव्या ने सुई और धागा उठाया और बहुत ही सावधानी से उस गहरे घाव को सिलना शुरू किया। बाहर हथियारों की आवाजें और तेज हो गईं और वे हर घर का दरवाजा पीट रहे थे। काव्या के हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुके और वह पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित रही। वह जानती थी कि एक छोटी सी गलती भी इस अजनबी की जान ले सकती है। उसने कपड़े के एक साफ टुकड़े से उसके घाव को बांधा और उसे एक दर्द निवारक दवा का इंजेक्शन दिया। उस आदमी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, लेकिन बेहोश होने से पहले उसने काव्या की तरफ देखा। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और मलिन बस्ती में खामोशी छाने लगी थी, जो आने वाले तूफान का संकेत था। काव्या अपनी जगह से उठी और खिड़की के छोटे से छेद से बाहर झांकने लगी। उसने देखा कि कुछ काले कोट वाले हथियारबंद लोग बस्ती के लोगों को डरा धमका रहे हैं। उनका नेता एक क्रूर दिखने वाला आदमी था, जो चिल्लाकर कह रहा था कि उस घायल को ढूंढना ही होगा। काव्या की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि वे लोग उसकी झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उसने तुरंत अपने घर की बत्तियां बुझा दीं और पूरे कमरे में अंधेरा कर दिया। उसने उस आदमी को चारपाई के नीचे छिपा दिया और उसके ऊपर कुछ पुराने कपड़े और बोरियां डाल दी, ताकि कोई उसे देख ना सके। फिर उसने एक बाल्टी में लाल रंग का केमिकल मिलाया, जो बिल्कुल खून जैसा दिखता था, और उसे पिछले दरवाजे की तरफ गिरा दिया। यह एक पुरानी चाल थी जो उसने सोची थी, लेकिन आज यह उसकी जिंदगी और मौत का सबसे बड़ा और अहम सवाल बन चुकी थी। वह चुपचाप खड़ी रही। अचानक किसी ने उसके घर का दरवाजा जोर से खटखटाया और गालियां देते हुए उसे तुरंत खोलने का हुक्म दिया। काव्या ने जानबूझकर थोड़ी देर की और फिर एक डरी हुई लड़की का नाटक करते हुए दरवाजा आधा खोला। उसने अपनी आवाज को कांपते हुए रखा और पूछा कि आप लोग कौन हैं और आधी रात को मेरे घर में क्या चाहते हैं। हथियारों से लैस उन आदमियों ने उसे धक्का दिया और जबरदस्ती अंदर घुस गए। उन्होंने पूरे कमरे में अपनी टॉर्च की रोशनी घुमाई और सख्ती से हर कोने की तलाशी ली। काव्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं आने दी। एक आदमी चारपाई के करीब पहुंचा और नीचे झांकने ही वाला था कि तभी दूसरे आदमी की नजर पिछले दरवाजे पर पड़े उन नकली खून के निशानों पर पड़ गई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि देखो, वह पीछे के रास्ते से भाग गया है और खून के निशान जंगल की तरफ जा रहे हैं। यह सुनते ही सभी हथियारे तुरंत उस तरफ दौड़ पड़े और काव्या की जान बची। हथियारों के जाने के बाद काव्या ने दरवाजा दोबारा बंद किया और राहत की एक लंबी सांस ली। वह फर्श पर बैठ गई और उसके हाथ अब भी डर से कांप रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी रात इतनी भयानक और जानलेवा बन जाएगी। कुछ देर बाद उसने चारपाई के नीचे से उन पुराने कपड़ों को हटाया और उस घायल आदमी को बाहर निकाला। वह अब भी बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें सामान्य हो गई थीं। काव्या ने उसके चेहरे को देखा। उसने आदमी के फटे हुए कपड़ों को ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। भले ही वह कपड़े गंदगी से भरे थे, लेकिन उनका कपड़ा बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला था, जो किसी गरीब के पास नहीं हो सकता। उसके हाथ में एक महंगी घड़ी भी थी, जो टूट चुकी थी, लेकिन उसकी असली कीमत लाखों में रही होगी। काव्या का शक अब यकीन में बदलने लगा था कि यह व्यक्ति कोई भिखारी नहीं है, बल्कि किसी खतरनाक गिरोह का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसने मुसीबत मोल ली है। सुबह की पहली किरण के साथ ही उस आदमी ने अपनी आंखें धीरे से खोलीं। दर्द के कारण उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन आई, लेकिन उसने खुद को बहुत जल्दी संभाल लिया। काव्या उस समय एक कुर्सी पर सो रही थी और वह पूरी रात जागने के कारण बुरी तरह थक चुकी थी। उस आदमी ने कमरे के चारों ओर नजर घुमाई और समझ गया कि वह एक बहुत ही गरीब घर में है। उसने पट्टियों को देखा और पूरी कहानी आसानी से समझ ली कि उसे बचाया गया है। अचानक काव्या की नींद खुली और उसने उस आदमी को अपनी तरफ घूरते हुए देखा।
उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति और खौफ पैदा करने वाली चमक थी जो किसी को भी डरा सकती थी। काव्या ने घबराहट को छिपाते हुए उससे पूछा कि क्या तुम अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हो? उस आदमी ने अपनी भारी और रोबीली आवाज में जवाब दिया कि तुमने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। काव्या ने मजबूती से कहा कि यह मेरा एकमात्र फर्ज था और रहेगा। उस आदमी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम विक्रम है और मुंबई के लोग मुझे सिर्फ इसी नाम से जानते हैं। काव्या ने यह नाम पहले भी सुना था और यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम कोई साधारण गुंडा नहीं था, बल्कि वह पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे खूंखार माफिया बॉस था जिसका नाम सुनकर ही सब कांपते थे। उसने यह सब कभी भी नहीं सोचा था। काव्या ने खुद को तुरंत शांत किया और विक्रम से कहा कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक मरीज हो और मेरा काम तुम्हें ठीक करना है। विक्रम उसकी इस बेबाकी और निडरता से काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि उसे अक्सर ऐसे लोग नहीं मिलते थे जो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। विक्रम ने पूछा कि तुमने मुझे उन हथियारों से कैसे बचाया जो रात भर घूम रहे थे? काव्या ने उसे अपनी योजना और नकली खून वाली चाल के बारे में पूरी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर विक्रम भी उसकी शानदार बुद्धिमत्ता का कायल हो गया। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और काव्या को बताया कि उसके अपने ही सबसे भरोसेमंद आदमी राहुल ने उसे धोखा दिया है। राहुल पूरे साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता है और इसलिए उसने मुझे मारने के लिए शहर के सबसे खतरनाक हथियारों को मेरे पीछे लगा दिया है। कल रात एक भयंकर मुठभेड़ में मेरे सभी वफादार लोग मारे गए और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहां पहुंच गया था। काव्या यह सुनकर समझ गई कि वह एक खूनी गैंगवार का अहम हिस्सा बन चुकी है। काव्या ने विक्रम को चेतावनी दी कि राहुल के आदमी अभी भी बस्ती के आसपास ही होंगे और उन्हें सुरक्षित निकलने का रास्ता खोजना होगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो मेरी लड़की, मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बस मुझे अपने एक वफादार तक संदेश पहुंचाना है। काव्या ने पूछा कि वह ऐसा कैसे करेगा जब बाहर निकलना खतरनाक है। विक्रम ने फोन मांगा और कुछ ऐसे नंबर डायल किए जो दुनिया की नजरों से हमेशा छिपे हुए थे। फोन पर कुछ गुप्त शब्दों में बात करने के बाद विक्रम ने फोन रख दिया और आराम से लेट गया। उसने काव्या से कहा कि कुछ ही घंटों में मेरे आदमी यहां पहुंच जाएंगे और तब तक हमें बस इन हथियारों से छिपकर रहना होगा। काव्या को विक्रम का यह अतिगार्दी है और इसकी फोन को दिखाना है आत्मविश्वास थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने उसकी बात मान ली। उसने घर के सभी दरवाजे अच्छी तरह बंद किए और अपनी मेडिकल किट तथा एक पुरानी लोहे की रॉड को अपने पास रख लिया ताकि वह हमेशा तैयार रहे। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, बस्ती में चहल पहल शुरू हो गई और बाहर की हलचल बढ़ने लगी। राहुल के आदमी अभी भी साधारण लोगों के भेष में पूरी बस्ती में घूम रहे थे और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रख रहे थे। काव्या ने खिड़की से देखा कि वे लोग अब स्थानीय लोगों को डराकर पूछताछ कर रहे हैं। उसे समझ आ गया था कि वे बहुत जल्द वापस इस घर की तलाशी लेने आएंगे और इस बार उन्हें धोखा देना इतना आसान नहीं होगा। उसने विक्रम को देखा जो शांत था। काव्या ने विक्रम को धीरे से जगाया और उसे बाहर की खतरनाक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी। विक्रम ने अपनी आंखें खोली और कहा कि मुझे उठने में मदद करो क्योंकि अब हमारे पास छिपने का समय नहीं है। काव्या ने उसे सहारा देकर उठाया और वह दर्द के बावजूद सीधा खड़ा हो गया। विक्रम ने कहा कि तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो काव्या, और तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने कहा कि अब समय आ गया है कि राहुल को सजा मिले। तभी दरवाजे पर बहुत जोर से लात मारने की आवाज आई और दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। राहुल के 4 सबसे खतरनाक और हथियारबंद आदमी कमरे के अंदर घुस आए और उन्होंने
तुरंत अपनी बंदूकें विक्रम और काव्या की तरफ तान दी। उनका नेता एक दुष्ट मुस्कान के साथ बोला कि आखिर हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। विक्रम, अब तुम्हारा खेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। काव्या का दिल बैठ गया और उसे लगा कि अब उनका बचना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि वे मारना चाहते थे। विक्रम बिल्कुल नहीं डरा और उसने उसी शांत लेकिन खतरनाक आवाज में उन लोगों से कहा कि तुम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जिसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। हथियारों ने जोर से ठहाका लगाया और कहा कि मरने वाले को गीदड़ भभकी देना शोभा नहीं देता, और अब अपना आखिरी समय याद कर लो। काव्या ने चुपचाप अपने हाथ में रखी लोहे की रॉड को मजबूती से पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करने लगी। वह आसानी से हार मानने वाली बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही एक हत्यारे ने विक्रम पर गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाना चाहा, काव्या ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने पूरी ताकत से लोहे की रॉड उस आदमी के सिर पर दे मारी, जिससे वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। यह अप्रत्याशित हमला देखकर बाकी हत्यारे कुछ पल के लिए चौंक गए और इसी मौके का फायदा उठाकर विक्रम ने फुर्ती से गिरे हुए आदमी की बंदूक उठा ली। विक्रम ने पलक झपकते ही दो हथियारों को सटीक निशाना लगाकर वहीं ढेर कर दिया और कमरा गूंज उठा। आखिरी बचा हुआ हत्यारा बुरी तरह से घबरा गया और वह पीछे की तरफ भागने लगा, लेकिन विक्रम ने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया और उसके पैर में गोली मार दी, जिससे वह चीखता हुआ वहीं गिर गया। विक्रम उसके पास गया और उसकी गर्दन पर बंदूक रखते हुए बोला कि राहुल को मेरा संदेश देना कि विक्रम अभी जिंदा है और वह बहुत जल्द अपनी मौत का हिसाब लेने वापस आएगा। इसके बाद उसने बंदूक के बट से उस हत्यारे के सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। काव्या अपनी जगह पर खड़ी यह सब खूनी मंजर देख रही थी और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने कभी इस तरह की भयंकर हिंसा को अपनी आंखों के सामने इतने करीब से नहीं देखा था। विक्रम ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि यह तो बस एक शुरुआत है और इस खूनी खेल का अंत बहुत बुरा होगा। तुम मेरे साथ खतरनाक दुनिया में कदम रख चुकी हो, काव्या, और अब पीछे हटने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है, क्योंकि किस्मत जुड़ चुकी है। काव्या ने विक्रम की आंखों में गहराई से देखा और महसूस किया कि यह आदमी चाहे कितना भी खूंखार क्यों ना हो, लेकिन वह अपने वादों का बहुत पक्का है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह इन परिस्थितियों के सामने बिल्कुल नहीं झुकेगी, बल्कि इस मुश्किल का डटकर बहादुरी से सामना करेगी। उसने अपने खून से सने हाथों को धोया और विक्रम के घाव को दोबारा साफ करके एक नई पट्टी बांध दी, ताकि उसे आगे की लड़ाई के लिए तैयार किया जा सके। दोनों अब एक बड़ी खूनी जंग का इंतजार कर रहे थे। बाहर का माहौल अभी भी बहुत तनावपूर्ण बना हुआ था और मलिन बस्ती के लोग पूरी तरह से डरे हुए अपने घरों में दुबके बैठे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी इस गरीब बस्ती में आज मुंबई का सबसे बड़ा और ताकतवर इंसान छिपा हुआ है, जो शहर का पूरा नक्शा बदलने वाला है। काव्या और विक्रम को यह अच्छी तरह से पता था कि राहुल के बाकी गुंडे भी किसी भी समय यहां पहुंच सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली थीं। यह रात अभी खत्म नहीं हुई थी और असली परीक्षा शुरू थी। झोपड़पट्टी के बाहर का माहौल अब बहुत अधिक भयानक हो गया था, क्योंकि राहुल के खतरनाक आदमियों ने पूरी बस्ती को चारों तरफ से घेर लिया था। उन्होंने हर छोटे बड़े रास्ते को बंद कर दिया था, ताकि कोई भी बाहर न जा सके और न ही अंदर आ सके। मासूम और गरीब लोग अपने घरों में दुबके हुए डर से कांप रहे थे। हत्यारे लाठियों और बंदूकों के साथ हर एक दरवाजे को बेरहमी से तोड़ रहे थे और विक्रम की तलाश में पागलों की तरह चीख रहे थे। काव्या ने खिड़की के एक छोटे से छेद से बाहर झांककर स्थिति का जायजा लिया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई कि अब केवल छिपकर जान बचाना पूरी तरह से असंभव है, क्योंकि राहुल के गुंडे एक एक करके हर घर की तलाशी ले रहे थे। अगर वे लोग उसके घर
तक पहुंच गए तो दोनों को बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। उसे यह एहसास हो गया था कि अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जो उन हथियारों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। विक्रम ने अपनी बंदूक को कसकर पकड़ लिया था और उसके चेहरे पर मौत का कोई खौफ नहीं था। उसने काव्या की तरफ देखा और कहा कि मेरे पास गोलियां बहुत कम बची हैं, इसलिए मैं बाहर जाकर उनका सामना करूंगा ताकि तुम यहां से सुरक्षित भाग सको। काव्या ने तुरंत उसे रोका और बहुत ही दृढ़ आवाज में कहा कि मैं तुम्हें अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी और हमें दिमाग से काम लेना होगा। उसने अपनी मेडिकल किट को जमीन पर रखा और तेजी से कुछ सोचने लगी। एक तेज और चतुर नर्स होने के कारण काव्या के पास कई तरह के रसायन और दवाइयां हमेशा मौजूद रहती थीं। उसने तुरंत अपने छोटे से बक्से से कुछ बोतलें निकालीं और एक बहुत ही खतरनाक योजना बनानी शुरू कर दी। उसने विक्रम को बताया कि इस बस्ती की तंग और तोड़ की अंधेरी गलियां ही हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकती हैं, अगर हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें। विक्रम उसकी आंखों में छिपी इस नई चमक और गजब के आत्मविश्वास को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। काव्या ने ब्लीचिंग पाउडर और एक खास तरह के एसिड को बहुत सावधानी से मिलाना शुरू किया, जिससे एक जहरीला धुआं बन सकता था। वह जानती थी कि यह मिश्रण बहुत ही घातक है और इसे खुले में इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। उसने कुछ कांच की बोतलों में इस खतरनाक रसायन को भर दिया और उनके मुंह को कपड़ों से मजबूती से बंद कर दिया। यह उसकी बनाई हुई एक साधारण लेकिन बेहद असरदार रासायनिक गैस बम थी, जो हत्यारों की आंखों और फेफड़ों को जला सकती थी। बाहर गोलियों की आवाजें अब और भी करीब आ रही थीं, जिसका मतलब था कि हत्यारे कुछ ही मिनटों में उनके दरवाजे तक पहुंचने वाले हैं। काव्या ने विक्रम से कहा कि वह झोपड़ी के पिछले दरवाजे के पास छिप जाए और तब तक गोली ना चलाए जब तक कि वह इशारा ना करे। विक्रम ने चुपचाप उसकी बात मान ली, क्योंकि वह यह देखना चाहता था कि यह साधारण सी दिखने वाली लड़की इस खतरनाक स्थिति से कैसे निपटती है। काव्या ने अपनी गैस बोतलों को उठाया और बाहर निकली। बस्ती की संकरी गलियों में रोशनी बहुत कम थी और हर तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए थे। काव्या ने चुपचाप एक दीवार के पीछे छिपकर इंतजार किया और अपने दिल की धड़कन को शांत रखने की पूरी कोशिश की। कुछ ही पलों के बाद राहुल के 3 गुंडे गालियां देते हुए उसी गली में घुस आए। उनके हाथों में नंगी तलवारें और बंदूकें थीं और वे हर अंधेरे कोने में झांक रहे थे। काव्या ने सही समय का इंतजार किया और जैसे ही वे लोग करीब आए, उसने हमला कर दिया। काव्या ने पूरी ताकत से अपनी एक कांच की बोतल उन गुंडों के पैरों के बीच फेंक दी। बोतल जमीन से टकराते ही जोर से टूट गई और उसमें से एक बहुत ही घना और जहरीला सफेद धुआं तेजी से बाहर निकलने लगा। गुंडों को कुछ समझ में नहीं आया और वे जोर जोर से खांसने लगे। उनकी आंखों में भयानक जलन होने लगी और वे अपनी बंदूकों को छोड़कर अपने चेहरे को हाथों से रगड़ने लगे। यह रसायन इतनी तेजी से काम कर रहा था कि वे बिल्कुल अंधे हो चुके थे। विक्रम अपने छिपने की जगह से यह सब बहुत ध्यान से देख रहा था और काव्या की इस चतुराई से बेहद प्रभावित हुआ। उसने देखा कि कैसे एक निहत्थी लड़की ने सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके 3 खतरनाक हथियारों को धूल चटा दी है। गुंडे दर्द से कराह रहे थे और जमीन पर गिरकर तड़प रहे थे। काव्या ने बिना कोई समय बर्बाद किए विक्रम को इशारा किया कि अब हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, क्योंकि यह धुआं जल्द ही खत्म हो जाएगा और बाकी लोग भी यहां पहुंच जाएंगे। विक्रम और काव्या तेजी से उन तड़पते हुए गुंडों के पास से गुजरे और बस्ती की भूल भुलैया जैसी गलियों में अंदर की तरफ चले गए। काव्या इस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए वह जानती थी कि कहां से छिपकर सुरक्षित निकला जा सकता है। वह विक्रम को उन रास्तों से ले जा रही थी जहां हथियारों का पहुंचना बहुत मुश्किल था। विक्रम का दर्द अभी भी पूरी तरह से कम नहीं हुआ था, लेकिन वह उस लड़की के पीछे बिना कुछ कहे मजबूती से चलता रहा। अचानक उनके सामने 2 और हथियारे आ गए,
जो शायद किसी दूसरे रास्ते से उनका रास्ता काटने के लिए भेजे गए थे। विक्रम ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, काव्या ने एक और चाल चल दी। उसने पास ही पड़े हुए एक पुराने मिट्टी के तेल के कनस्तर को लात मारकर उन गुंडों की तरफ लुढ़का दिया। तेल पूरी गली में फैल गया और गुंडों के पैर फिसलने लगे, जिससे वे दोनों अपना संतुलन खोकर गंदी जमीन पर बहुत ही बुरी तरह से गिर पड़े। काव्या ने तुरंत अपनी जेब से एक माचिस निकाली और तीली जलाकर उस तेल पर फेंक दी। पलक झपकते ही पूरी गली में एक भयंकर आग भड़क उठी और गुंडों के कपड़ों ने आग पकड़ ली। वे लोग डर के मारे जोर जोर से चीखने लगे और अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागने लगे। विक्रम ने आग की इस शानदार दीवार को देखा और काव्या की तरफ देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान दी। उसने समझ लिया था कि यह लड़की सिर्फ दयालु ही नहीं, बल्कि बहुत खतरनाक भी हो सकती है। आग की वजह से बस्ती में पूरी तरह अफरा तफरी मच गई थी और राहुल के बाकी आदमियों का ध्यान भी उसी तरफ भटक गया था। यही वह मौका था जिसकी काव्या को तलाश थी, ताकि वे इस मौत के जाल से सुरक्षित बाहर निकल सके। उसने विक्रम का हाथ पकड़ा और उसे एक पुराने और सुनसान गोदाम की तरफ खींच ले गई, जो बस्ती के बिल्कुल बाहरी किनारे पर स्थित था। यह गोदाम बहुत सालों से बंद पड़ा था और कोई भी यहां आने की हिम्मत नहीं करता था। गोदाम के अंदर बहुत अंधेरा था और चारों तरफ केवल धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। काव्या ने विक्रम को एक पुरानी लकड़ी की पेटी पर बैठने का इशारा किया और खुद भी थक कर जमीन पर बैठ गई। दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थीं और उनके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। बाहर अभी भी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अब वे लोग कुछ हद तक सुरक्षित थे। काव्या ने राहत की एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। विक्रम ने अपना ध्यान काव्या पर केंद्रित किया, जो इतनी भयंकर स्थिति के बाद भी बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी। उसने मुंबई अंडरवर्ल्ड में बहुत सी औरतों को देखा था, लेकिन काव्या जैसी निडर और रणनीतिक दिमाग वाली लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। वह सिर्फ एक साधारण नर्स नहीं थी, बल्कि एक असली योद्धा थी, जो अपने संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करना अच्छी तरह जानती थी। विक्रम के दिल में उस लड़की के लिए सम्मान बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसने उसकी जान बचाने के लिए मौत से खेल लिया था। कुछ देर बाद विक्रम ने खामोशी को तोड़ा और बहुत ही गंभीर आवाज में कहा कि तुमने आज जो कुछ भी किया है, वह कोई आम इंसान कभी नहीं कर सकता था। राहुल के उन खूंखार कुत्तों को तुमने सिर्फ अपने तेज दिमाग से हरा दिया है और मुझे यह देखकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। काव्या ने आंखें खोलीं और उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह अभी भी इस बात पर विचार कर रही थी कि आगे क्या होने वाला है और वे यहां से कैसे बचेंगे। विक्रम ने आगे कहा कि राहुल ने मुझे धोखा देकर मेरी सत्ता छीनने की जो भयंकर गलती की है, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। वह सोचता है कि मैं कमजोर पड़ गया हूं, लेकिन अब मैं उसे दिखाऊंगा कि असली माफिया बॉस कौन होता है। और इस खतरनाक खेल में तुम मेरे साथ रहोगी काव्या, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे तेज और वफादार दिमाग की बहुत सख्त जरूरत है। काव्या यह सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि वह कभी भी अपराध की इस खूनी दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी और डरी हुई थी। काव्या ने बहुत ही दृढ़ता से विक्रम की आंखों में देखा और इनकार करते हुए कहा कि मैंने तुम्हारी जान सिर्फ एक इंसानियत के नाते बचाई है और मुझे तुम्हारे अंडरवर्ल्ड के खूनी मामलों से कोई भी मतलब नहीं है। मैं एक गरीब नर्स हूं और मुझे मेरी उसी सादी जिंदगी में वापस जाना है जहां मुझे शांति मिल सके। मुझे तुम्हारे इस भयानक युद्ध का कोई शौक नहीं है और न ही मैं किसी की जान लेने का पाप अपने सिर पर लेना चाहती हूं। तुम मुझे इस सब से दूर ही रखो। विक्रम जोर से हंसा और उसकी यह हंसी इस सुनसान गोदाम में बहुत ही डरावनी गूंज पैदा कर रही थी। उसने कहा कि तुम बहुत मासूम हो काव्या, लेकिन सच्चाई यह है कि अब तुम इस दलदल में पूरी तरह से फंस चुकी हो। राहुल को यह अच्छी तरह से पता चल चुका है कि तुमने मेरी मदद की है और अब वह तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा।
तुम्हारे पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो तुम मेरे साथ मिलकर लड़ो या फिर राहुल के गुंडों के हाथों बेरहमी से मारी जाओ। काव्या को विक्रम की बातें बहुत कड़वी लग रही थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि यह पूरी तरह से सच है। उसने राहुल के उन गुंडों की आंखों में जो भयंकर खून की प्यास देखी थी, वह उसे भूल नहीं सकती थी। अगर वह यहां से भागकर वापस अपनी बस्ती में भी जाती है तो वे लोग उसे ढूंढकर मार डालेंगे। उसके पास अब वास्तव में कोई और सुरक्षित विकल्प नहीं बचा था और अपनी जान बचाने के लिए उसे विक्रम का साथ देना ही पड़ेगा। यह एक कड़वा सच था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी घबराहट को पूरी तरह से दबाते हुए कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी शर्त होगी। विक्रम ने उत्सुकता से पूछा कि तुम क्या चाहती हो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। काव्या ने कहा कि जब यह सब खूनी खेल खत्म हो जाएगा और तुम वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाओगे, तो तुम मेरी इस गरीब बस्ती के लोगों को कभी परेशान नहीं करोगे और उनकी मदद करोगे। यह मेरा तुमसे सबसे पक्का वादा होना चाहिए। विक्रम उसकी इस निस्वार्थ मांग को सुनकर और भी ज्यादा प्रभावित हो गया, क्योंकि उसने हमेशा लोगों को सिर्फ पैसों और ताकत के लिए ही लालच करते देखा था। उसने काव्या की तरफ हाथ बढ़ाया और एक बहुत ही सम्मानजनक आवाज में कहा कि मुझे तुम्हारी यह शर्त पूरी तरह से मंजूर है और मैं तुम्हें अपना शब्द देता हूं। काव्या ने भी कुछ हिचकिचाहट के बाद उसका हाथ थाम लिया और इस तरह एक गरीब नर्स और मुंबई के सबसे खूंखार माफिया के बीच एक बहुत ही अजीब लेकिन मजबूत गठबंधन बन गया। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे इस बस्ती से सुरक्षित बाहर कैसे निकलें और विक्रम के वफादार आदमियों से कैसे संपर्क करें। काव्या ने बताया कि बस्ती के पीछे एक पुरानी सीवर लाइन है जो सीधे मुख्य शहर की तरफ जाती है और वहां कोई भी पुलिस या राहुल के आदमी नहीं होंगे। यह रास्ता बहुत गंदा और बदबूदार होगा, लेकिन हमारी जान बचाने के लिए यह सबसे बेहतरीन और सुरक्षित तरीका है। विक्रम ने बिना कोई भी नखरे किए उसकी इस शानदार योजना पर तुरंत अपनी सहमति जता दी। दोनों ने गोदाम का पिछला दरवाजा बहुत ही सावधानी से खोला और उस अंधेरी सीवर लाइन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। काव्या आगे चल रही थी और विक्रम अपने घाव के दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उसके ठीक पीछे था। यह रास्ता बहुत ही संकरा था और वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनके पास रुकने का कोई समय नहीं था। उन्हें जल्द से जल्द राहुल की पहुंच से दूर जाना था ताकि वे अपनी नई और खतरनाक योजना पर ठीक से काम कर सके। लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद आखिरकार वे शहर के एक सुरक्षित हिस्से में पहुंच गए जहां विक्रम के कुछ गुप्त ठिकाने मौजूद थे। सुबह होने वाली थी और आसमान में लाल रंग छाने लगा था, जो एक नए और खूनी दिन की शुरुआत का संकेत दे रहा था। विक्रम ने अपने एक छिपे हुए फोन से फिर से किसी को संपर्क किया और कुछ बहुत ही जरूरी निर्देश दी। उसने काव्या की तरफ देखा और कहा कि अब राहुल को पता चलेगा कि उसने किस शेर को छेड़ने की भयानक गलती की है। काव्या अभी भी उस अंधेरी सीवर लाइन से बाहर निकलने के बाद अपने कपड़ों पर लगी गंदगी और भयानक बदबू को महसूस कर रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका जीवन एक ही रात में इतना बड़ा और भयानक मोड़ ले लेगा। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों की जान खतरे में होने के बावजूद हार नहीं मानी थी। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक बहुत ही खतरनाक तूफान से पहले की छोटी सी और रहस्यमयी शांति है। विक्रम एक पुरानी इमारत के पास रुका और उसने चारों तरफ बहुत ही सतर्कता से देखा ताकि कोई उन पर छिपकर नजर ना रख रहा हो। उसने काव्या को अपने पीछे खड़े रहने का स्पष्ट इशारा किया और एक भारी लोहे के दरवाजे को खटखटाया। अंदर से किसी ने एक खास पासवर्ड पूछा और विक्रम ने तुरंत एक बहुत ही गुप्त कोड में अपना सही जवाब दिया। भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर कई हथियारबंद लोग खड़े थे जो अपने मालिक को जिंदा देखकर पूरी तरह से खुशी से चौंक गए थे। विक्रम के आदमियों ने तुरंत दौड़कर
उसे सहारा दिया और उसके घाव को देखकर वे राहुल के खिलाफ और भी ज्यादा गुस्से से भर गए। विक्रम ने उन्हें शांत रहने का हुक्म दिया और काव्या को आगे करते हुए कहा कि यह लड़की आज से हमारी बहुत खास मेहमान है। इसने अकेले ही राहुल के कुत्तों को मार गिराया है और मेरी जान बचाई है, इसीलिए इसे पूरा सम्मान दिया जाएगा। काव्या ने उन खतरनाक चेहरों को देखा और महसूस किया कि अब वह पूरी तरह से एक अलग दुनिया में आ चुकी है। सुबह की पहली किरण के साथ ही मलिन बस्ती में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो रात के भयंकर तूफान के बाद आती है। बस्ती के डरे हुए लोग धीरे धीरे अपने टूटे हुए दरवाजों से बाहर झांक रहे थे। हर तरफ तबाही का मंजर था और राहुल के गुंडों द्वारा मचाई गई तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। काव्या ने विक्रम से जिद की थी कि उसे एक बार अपनी बस्ती के लोगों का हाल देखने के लिए वापस जाना होगा, क्योंकि वह एक नर्स है और यह उसका फर्ज है। विक्रम ने सुरक्षा की पूरी गारंटी के साथ उसे वहां जाने की इजाजत दे दी थी। काव्या अपने फटे हुए कपड़ों में अपनी छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसका दरवाजा अभी भी टूटा हुआ था। पड़ोसी उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि रात के उस खूनी खेल में वह मारी गई होगी। वह तुरंत अपने काम में लग गई और घायल लोगों की पट्टियां करने लगी। हालांकि उसका मन अभी भी उस खतरनाक रात की यादों से बाहर नहीं आ पाया था और वह बहुत डरी हुई थी। बस्ती के लोग काव्या की बहादुरी और उसकी निस्वार्थ सेवा को देखकर बहुत ही भावुक हो रहे थे और उसे दुआएं दे रहे थे। काव्या जानती थी कि विक्रम अब पूरी तरह से सुरक्षित है और अपने वफादार आदमियों के साथ राहुल के खिलाफ अपनी नई योजना बना रहा है। उसे लग रहा था कि शायद अब वह वापस अपनी पुरानी और साधारण जिंदगी में लौट सकती है, जहां कोई खून खराबा नहीं होगा। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अभी आना पूरी तरह बाकी है। अचानक आसमान से एक बहुत ही तेज और गगनभेदी आवाज आने लगी, जिसने पूरी बस्ती के लोगों को बुरी तरह से डरा दिया। काव्या ने आसमान की तरफ देखा तो उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। आसमान में दर्जनों काले रंग के विशाल हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे, जिनकी तेज आवाज से झोपड़ियों की छतें कांप रही थीं। ऐसा नजारा मुंबई की इस गरीब बस्ती ने अपने पूरे इतिहास में पहले कभी नहीं देखा था। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे और अपने घरों में छिपने की कोशिश करने लगे। वे सभी काले हेलीकॉप्टर बस्ती के बिल्कुल ऊपर आ गए और उन्होंने अपनी ऊंचाई काफी कम कर ली, जिससे धूल का एक बड़ा बवंडर उठने लगा। तभी उन हेलीकॉप्टरों से बड़े बड़े लकड़ी और धातु के बक्से नीचे गिराए जाने लगे, जो छोटे पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पर उतर रहे थे। जैसे ही वे बक्से जमीन से टकराए, उनके ढक्कन अपने आप खुल गए और अंदर का नजारा देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन बक्सों के अंदर से शुद्ध सोना और बेशकीमती गहने बाहर गिरकर मिट्टी में बिखरने लगे थे। पूरी बस्ती की संकरी गलियां और गंदे रास्ते अब चमकते हुए सोने के सिक्कों और भारी जेवरातों से पूरी तरह ढंक चुके थे। यह ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से सोने की बारिश हो रही हो और किसी जादूगर ने इस गंदी जगह को खजाने में बदल दिया हो। लोग अपनी गरीबी और भूख को भूलकर उस सोने को छूने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे डर के कारण पीछे हट जाते थे। काव्या बिल्कुल सुन्न खड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या अजीब खेल हो रहा है। तभी बस्ती के मुख्य रास्ते से दर्जनों महंगी और काले शीशे वाली गाड़ियां एक कतार में अंदर दाखिल हुईं और काव्या की झोपड़ी के सामने रुक गईं। उन गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से काले सूट पहने हुए सैकड़ों हथियारबंद लोग बाहर निकले। उनका अनुशासन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बहुत बड़े राजा की शाही सेना का अहम हिस्सा हों। उन सभी आदमियों ने बिना कोई भी शोर मचाए काव्या की उस टूटी हुई झोपड़ी के सामने एक लंबी लाइन बना ली और पूरी तरह से सम्मान में अपने सिर झुका लिए। उन महंगी गाड़ियों के बिल्कुल बीच में एक शानदार कार खड़ी थी,
जिसका दरवाजा एक अंगरक्षक ने बहुत ही अदब के साथ खोला। उस कार के अंदर से विक्रम बाहर निकला, लेकिन यह वह घायल और भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी बिल्कुल नहीं था जिसे काव्या ने बचाया था। उसने एक बेहद महंगा काला सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक असली और खूंखार माफिया बॉस का जबरदस्त रौब साफ झलक रहा था। उसकी एक झलक देखकर ही पूरी बस्ती के लोग खौफ के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। विक्रम बहुत ही शांत और शाही अंदाज में चलते हुए काव्या की तरफ आगे बढ़ा, जबकि उसके सारे आदमी अभी भी सम्मान में झुके हुए थे। काव्या के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं, क्योंकि वह इस नए और ताकतवर विक्रम को देखकर अंदर तक कांप रही थी। सोने के ढेरों के बीच से गुजरते हुए विक्रम सीधे काव्या के सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा। उस पल वहां इतनी शांति थी कि किसी के भी सांस लेने की आवाज आसानी से सुनी जा सकती थी। विक्रम ने अपनी भारी और रोबीली आवाज में पूरी बस्ती को संबोधित करते हुए कहा कि कल रात इस महान लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है। अगर यह नहीं होती तो आज मुंबई का सबसे बड़ा माफिया बॉस विक्रम इस दुनिया में जिंदा नहीं होता। इसने मुझे बचाया है, इसलिए आज से यह पूरी बस्ती मेरी निजी सुरक्षा में रहेगी और यहां के हर इंसान का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह सोना मेरी तरफ से इस बस्ती के लिए एक छोटा सा तोहफा है। इसके बाद विक्रम ने काव्या की तरफ मुड़कर देखा और एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा कि यह सिर्फ एक मामूली नर्स नहीं है। इसने अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से मेरे दुश्मनों को हरा दिया है और मेरे दिल में एक बहुत ही खास जगह बना ली है। आज से काव्या सिर्फ मेरी जान बचाने वाली लड़की नहीं है, बल्कि वह मेरे पूरे अंडरवर्ल्ड साम्राज्य की भाभी महारानी और मेरी सबसे खास इंसान है। यह ऐलान सुनते ही वहां खड़े सभी काले सूट वाले आदमियों ने एक साथ जोर से सलाम किया। काव्या के कानों में विक्रम के वे शब्द किसी भयंकर बम के धमाके की तरह गूंज रहे थे और उसे चक्कर आने लगे थे। उसने कभी भी पैसे या सत्ता का लालच नहीं किया था और वह सिर्फ इंसानियत के लिए उस घायल अजनबी की मदद करना चाहती थी। लेकिन विक्रम ने अपनी ताकत और इस बेशुमार दौलत का प्रदर्शन करके उसे पूरी दुनिया के सामने अपने अंडरवर्ल्ड के काले साम्राज्य से हमेशा के लिए बांध दिया था। वह जानती थी कि अब राहुल के आदमी उसे कभी भी और किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काव्या ने बहुत ही धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज में विक्रम से पूछा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इस खतरनाक दुनिया से बहुत दूर रहना चाहती हूं और मुझे तुम्हारी यह दौलत बिल्कुल नहीं चाहिए। तुमने यह सरेआम ऐलान करके मेरी जिंदगी को और भी ज्यादा बड़े खतरे में डाल दिया है, जिसका मैं कभी सामना नहीं कर सकती। विक्रम ने उसके करीब आकर बहुत ही नरमी से कहा कि यह धोखा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी असली किस्मत है जिसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। विक्रम ने आगे कहा कि तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि राहुल तुम्हें ढूंढ रहा है और वह तुम्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर मैं तुम्हें छोड़ देता तो तुम कुछ ही दिनों में बेरहमी से मार दी जाती, लेकिन अब कोई भी तुम पर बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें मेरी ताकत और मेरे नाम की बहुत ज्यादा जरूरत है और मुझे तुम्हारे जैसे तेज दिमाग वाले साथी की जरूरत है। हम दोनों मिलकर इस पूरे शहर का नक्शा और अंडरवर्ल्ड का इतिहास हमेशा के लिए बदल देंगे। काव्या ने चारों तरफ बिखरे हुए उस सोने और उन खूंखार हथियारबंद आदमियों को देखा जो अब उसके हर एक आदेश का पालन करने के लिए तैयार खड़े थे। वह समझ गई थी कि विक्रम सही कह रहा है और अब उसके पास पीछे हटने का या अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। उसने एक लंबी सांस ली और अपने अंदर के सारे डर को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया। अगर उसे इस खूनी दुनिया में जीना है तो उसे अब एक मजबूत रानी की तरह ही सोचना होगा। विक्रम ने काव्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपनी शानदार कार में बैठने का बहुत ही प्यार भरा इशारा किया। काव्या ने अपनी उस छोटी सी और टूटी हुई झोपड़ी को
एक आखिरी बार मुड़कर देखा, जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी बेहद गरीबी में बिताई थी। उसने विक्रम का मजबूत हाथ थाम लिया और कार के अंदर बैठ गई, जिसके बाद वह विशाल काफिला वहां से धीरे धीरे रवाना होने लगा। बस्ती के लोग अभी भी उस बेशुमार सोने को देखकर हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस पर विश्वास करें या नहीं। कार के अंदर बहुत ही आरामदायक माहौल था और वहां किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि शीशे बहुत मोटे थे। विक्रम ने काव्या को एक बहुत ही खूबसूरत और महंगा हार देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है, काव्या। आगे की राह बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि राहुल अब पागल कुत्ते की तरह हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। काव्या ने उस हार को देखा और कहा कि मैं गहनों से नहीं, बल्कि तुम्हारे दुश्मनों की कमजोरी से खेलना ज्यादा पसंद करूंगी। काव्या की यह बेबाक और तेज बात सुनकर विक्रम जोर से हंसा और उसे लगा कि उसने बिल्कुल सही लड़की का चुनाव किया है। उसने कहा कि तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी, और तुम्हारी यही निडरता राहुल को बहुत जल्द मिट्टी में मिला देगी। हम अब मेरे सबसे सुरक्षित और बड़े महल में जा रहे हैं, जहां तुम्हें मेरी दुनिया के सभी बड़े नेताओं और अपराधियों से मिलना होगा। वे लोग तुम्हें कमजोर समझने की भूल करेंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें अपनी असली ताकत और अपने बेहतरीन दिमाग का सही जलवा दिखाना होगा। काव्या ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे पूरा मुंबई शहर एक अलग ही नजरिए से दिखाई दे रहा था, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पहले वह इन ऊंची और शानदार इमारतों को सिर्फ एक गरीब लड़की की नजर से देखती थी, लेकिन आज वह इस शहर की सबसे ताकतवर महिला बनने जा रही थी। उसे अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास हो रहा था, क्योंकि उसके एक फैसले से हजारों लोगों की जिंदगी और मौत तय होने वाली थी। वह राहुल को खत्म करने और अपना वजूद बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। काफिला शहर के सबसे पौश और महंगे इलाके में पहुंच गया था, जहां आम लोगों का आना जाना पूरी तरह से सख्त मना था। वहां एक बहुत बड़ा और लोहे का विशाल गेट था, जिस पर भारी हथियारों से लैस गार्ड कड़ी सुरक्षा में तैनात खड़े थे। जैसे ही विक्रम की कार वहां पहुंची, गेट तुरंत खुल गया और काफिला एक बहुत ही बड़े और शानदार महल जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ। यह जगह किसी किले से कम नहीं लग रही थी और हर तरफ सिर्फ ताकत और बेशुमार दौलत का ही भयानक प्रदर्शन हो रहा था। महल के चारों तरफ बहुत बड़े और खूबसूरत बगीचे थे और बीच में एक विशाल फव्वारा चल रहा था, जो सोने की तरह चमक रहा था। काव्या ने अपनी जिंदगी में इतनी भव्यता और विलासिता पहले कभी नहीं देखी थी और वह सब कुछ देखकर अंदर से हैरान थी। लेकिन उसने अपने भव्यता चेहरे पर जरा सी भी हैरानी या कमजोरी नहीं आने दी और बिल्कुल शांत बनी रही, ताकि कोई उसे कमजोर न समझे। विक्रम ने उसकी इस शानदार मानसिक मजबूती को बहुत ध्यान से देखा और मन ही मन उसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी की। कार रुकने के बाद विक्रम ने खुद काव्या के लिए दरवाजा खोला और उसे बहुत ही सम्मान के साथ बाहर आने का रास्ता दिया। महल के मुख्य दरवाजे पर दर्जनों नौकर और सुरक्षाकर्मी लाइन में खड़े थे और उन्होंने एक साथ झुककर अपने बॉस का जोरदार स्वागत किया। विक्रम ने काव्या का हाथ थामकर उसे अंदर ले जाना शुरू किया और हर कोई उस अनजान लड़की को बहुत ही हैरानी और शक भरी नजरों से देख रहा था। वे सब सोच रहे थे कि आखिर यह साधारण सी लड़की उनके इस महान बॉस के साथ कैसे आ गई। महल के अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा खूबसूरत और डरावना था, क्योंकि दीवारों पर पुराने और खूंखार हथियारों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थीं। हर तरफ बहुत ही महंगे झूमर लटक रहे थे, जो पूरे हॉल को एक अजीब सी और रहस्यमयी रोशनी से पूरी तरह भर रहे थे। काव्या को वहां मौजूद हवा में भी एक अजीब सा तनाव और खून की हल्की सी महक महसूस हो रही थी, जो उसे सतर्क कर रही थी। वह जानती थी कि यह जगह जितनी खूबसूरत है, अंदर से उतनी ही ज्यादा जहरीली और खतरनाक भी है। विक्रम ने काव्या को एक बहुत ही शानदार कमरे में ले जाकर कहा कि तुम यहां आराम करो और अपने लिए अच्छे कपड़े चुन लो,
शाम को मेरी एक बहुत ही खास और अहम बैठक होने वाली है, जिसमें मेरे सिंडिकेट के सभी बड़े लोग और गद्दार शामिल होंगे। तुम्हें वहां मेरे साथ बैठना है और उन सभी को यह दिखाना है कि तुम मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हो और वे तुमसे पंगा नहीं ले सकते। काव्या ने बहुत ही गंभीरता से सिर हिलाया और कहा कि तुम मेरी तरफ से बिल्कुल भी चिंता मत करो। विक्रम के कमरे से जाने के बाद काव्या अकेली रह गई और उसने खुद को एक बहुत बड़े शीशे के सामने खड़ा होकर देखा। वह अभी भी वही साधारण और गरीब लड़की लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई और खतरनाक आग पूरी तरह सुलग रही थी। उसने कसम खाई कि वह इस अंडरवर्ल्ड के खेल को पूरी तरह से सीखेगी और राहुल जैसे घमंडी दरिंदों को उनके किए की कड़ी सजा देगी। अब कोई भी उसकी गरीबी या उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसे बेवकूफ नहीं बना सकेगा, क्योंकि वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने उस बेशकीमती हार को वापस मेज पर रख दिया और अपनी पुरानी मेडिकल किट को बहुत ही प्यार से अपने पास सुरक्षित रख लिया। वह जानती थी कि इस खतरनाक दुनिया में, जहां हर कदम पर मौत और धोखा छिपा हुआ है, वहां सिर्फ उसका तेज दिमाग ही काम आएगा। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और काव्या अपनी नई भूमिका के लिए खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार कर रही थी। यह खूनी रात बहुत ही लंबी होने वाली थी और वह अब किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेगी। शाम का समय हो चुका था और महल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। काव्या अपने कमरे में तैयार हो रही थी और उसने एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद शालीन काला सूट पहना था। उसने किसी भी तरह के महंगे गहने पहनने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी असली ताकत उसका दिमाग है। वह शीशे के सामने खड़ी होकर गहरी सांसें ले रही थी और खुद को इस नई दुनिया के खूंखार लोगों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बना रही थी। कमरे के बाहर विक्रम उसका इंतजार कर रहा था और उसे देखकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। वह किसी भी कोण से वह डरी हुई गरीब नर्स नहीं लग रही थी, बल्कि एक असली और निडर रानी की तरह दिख रही थी। दोनों ने साथ मिलकर महल की उस विशाल और शानदार सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया, जहां अंडरवर्ल्ड की सबसे अहम बैठक होने वाली थी। नीचे एक बहुत बड़े और अंधेरे हॉल में एक लंबी मेज के चारों तरफ शहर के सबसे खतरनाक और क्रूर माफिया बॉस पहले से मौजूद थे। जैसे ही काव्या और विक्रम ने उस विशाल हॉल के अंदर अपना कदम रखा, वहां बैठे सभी लोगों की नजरें उन पर टिक गईं। कमरे में सिगार का गाढ़ा धुआं भरा हुआ था और उन सभी खूंखार आदमियों के चेहरों पर एक बहुत ही स्पष्ट नफरत और तिरस्कार का भाव था। वे लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे और काव्या को एक बहुत ही घटिया मजाक समझ रहे थे। उनके अनुसार एक सड़क छाप और गरीब लड़की को इस पवित्र मेज पर लाना उनके पूरे गिरोह का बहुत बड़ा और सीधा अपमान था। विक्रम ने सबसे मुख्य कुर्सी पर अपनी जगह ली और काव्या को अपने बिल्कुल दाहिनी तरफ वाली एक बहुत ही खास कुर्सी पर बैठने का सम्मान दिया। उसने अपनी भारी आवाज में सभी को शांत रहने का कड़ा आदेश दिया और आधिकारिक तौर पर काव्या का परिचय करवाया। विक्रम ने साफ शब्दों में कहा कि इस लड़की ने मेरी जान बचाई है और अब से यह हमारे इस पूरे व्यापार के हर अहम फैसले में मेरे साथ बराबर की भागीदार होगी। यह सुनकर वहां बैठे सभी पुराने और घमंडी नेताओं का खून खौलने लगा। उन सभी नेताओं में से एक सबसे बूढ़ा और प्रभावशाली आदमी अपनी जगह से खड़ा हो गया, जिसका नाम राजन था। राजन असल में उस गद्दार राहुल का बहुत ही करीबी साथी था और हमेशा से पुरानी सड़ी हुई परंपराओं को मानता था। उसने बहुत ही कड़वे शब्दों में विक्रम से कहा कि हमारे गिरोह के कुछ कड़े नियम हैं और हम किसी भी बाहरी औरत को इस मेज पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसने काव्या की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह लड़की सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने के ही लायक है। राजन की यह बेहद अपमानजनक बात सुनकर विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने तुरंत अपनी बंदूक निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कि वह कोई खूनी कदम उठाता, काव्या ने बहुत ही शांति से अपना हाथ विक्रम के कंधे पर रख दिया। उसने
विक्रम को आंखों ही आंखों में शांत रहने का साफ इशारा किया और खुद अपनी कुर्सी से धीरे से खड़ी हो गई। काव्या का चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह भावहीन था और उसने बिना किसी डर के राजन की आंखों में सीधा देखना शुरू किया। काव्या ने अपनी स्पष्ट और गूंजती हुई आवाज में राजन से कहा कि उम्र और पैसे से कोई भी इंसान कभी महान नहीं बनता है, बल्कि असली ताकत दिमाग में होती है। तुमने मुझे सिर्फ एक कमजोर और गरीब लड़की समझने की बहुत बड़ी गलती की है, जो तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी साबित होगी। यह सुनकर मेज पर बैठे राहुल के बाकी वफादार गुंडे जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह लड़की सिर्फ हवा में तीर चला रही है। वे काव्या की इस भारी बात को सिर्फ एक मजाक समझ रहे थे। उन हंसने वालों में से सूरज नाम का एक और खतरनाक नेता आगे आया और उसने एक बहुत ही मोटी फाइल को जोर से मेज पर पटक दिया। सूरज ने बहुत ही घमंड के साथ काव्या को चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम खुद को इतना ही ज्यादा होशियार समझती हो तो जरा हमारी इस नई परेशानी को सुलझाकर दिखाओ। उसने कहा कि राहुल के हमले के बाद हमारा पूरा आर्थिक ढांचा हिल गया है और करोड़ों का नुकसान हुआ है। क्या एक अनपढ़ नर्स इन भारी कागजातों को पढ़ना जानती है? कमरे में अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया और सभी लोग काव्या के अपमानित होने और उसके रोने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। लेकिन काव्या बिल्कुल नहीं घबराई और उसने बहुत ही शांति से उस मोटी फाइल को अपने हाथों में उठा लिया। वह पहले अपने अस्पताल में महंगी दवाओं के वितरण और बिलिंग का सारा काम देखती थी, इसलिए उसे संख्याओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। उसने फाइल को खोला और उसकी आंखों ने तेजी से उन जटिल खातों और भारी भरकम संख्याओं का गहराई से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। विक्रम अपनी कुर्सी पर बहुत ही आराम से बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी गर्व भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसे काव्या की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। काव्या ने कुछ ही मिनटों में उन सभी पन्नों को पलट लिया और फिर अचानक एक खास पन्ने पर जाकर रुक गई। उसने अपनी उंगली एक बहुत ही बड़ी संख्या पर रखी और सीधे सूरज की तरफ देखकर एक बहुत ही ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान दी। सूरज की घमंडी हंसी अचानक गायब होने लगी, क्योंकि उसे कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हुआ। काव्या ने मेज पर फाइल को वापस रखा और सभी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग खुद को बहुत बड़ा माफिया कहते हैं, लेकिन आप सभी अंदर से पूरी तरह अंधे हैं। उसने बताया कि इस फाइल के अनुसार बंदरगाह पर हथियारों की जो भारी खेप आई थी, उसका असल खर्चा बहुत कम था, लेकिन यहां 10 गुना ज्यादा दिखाया गया है। उसने उन सभी फर्जी कंपनियों के नाम भी बिना रुके बता दिए, जिनके जरिए यह सारा करोड़ों का काला पैसा बहुत ही चालाकी से बाहर भेजा जा रहा था। काव्या ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए समझाया कि पिछले 6 महीनों से राहुल और उसके वफादार साथी इस गिरोह को एक दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। उसने संख्याओं का ऐसा सटीक और शानदार गणित वहां पेश किया कि कोई भी उस बात को काट नहीं सका। उसने बताया कि ये कोई साधारण गलती नहीं फाउताऊ, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी और भयानक साजिश है, ताकि विक्रम के पास बिल्कुल पैसा न बचे। यह सब सुनकर मेज पर बैठे सभी पुराने नेताओं के माथे पर पसीना आने लगा। सूरज बुरी तरह से घबरा गया और हकलाते हुए कहने लगा कि यह लड़की पूरी तरह से झूठ बोल रही है और हमें गुमराह करने की गंदी कोशिश कर रही है। लेकिन काव्या ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा कि झूठ मैं नहीं बोल रही हूं, बल्कि तुम्हारे चेहरे का यह डर तुम्हारी असली सच्चाई को चीख चीख कर बता रहा है। उसने यह भी साबित कर दिया कि सूरज खुद उस पैसे की चोरी में राहुल का एक बहुत ही अहम और बड़ा हिस्सेदार था, जिसने अपने ही मालिक को धोखा दिया है। यह भयानक और चौंकाने वाला सच सामने आते ही पूरे हॉल में एक बहुत ही भयंकर और जानलेवा सन्नाटा छा गया। राजन और अन्य नेताओं ने सूरज की तरफ बहुत ही शक और गुस्से की नजरों से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके बीच का आपसी भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। वे इस बात से हैरान थे कि जिस भारी आर्थिक घोटाले को वे लोग महीनों से नहीं पकड़ पाए थे, उसे एक साधारण सी सड़क छाप लड़की ने
सिर्फ 5 मिनट में बेनकाब कर दिया था। काव्या का दिमाग सच में खतरनाक था। काव्या यही नहीं रुकी, बल्कि उसने एक और अहम फाइल उठाई जो शहर के बड़े कसीनो की पूरी आमदनी के बारे में थी। उसने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया कि कैसे वहां के मुनाफे को भी गलत खातों में डालकर राहुल की निजी सेना को बहुत ज्यादा मजबूत किया जा रहा था। उसने सभी नेताओं की तरफ देखते हुए कहा कि आप लोग अपनी शान और शौकत में इतने अंधे हो चुके थे कि आपके अपने ही घर में एक बहुत बड़ी और खूनी बगावत की तैयारी हो रही थी और आप सोते रहे। काव्या की इन कड़वी लेकिन 100% सच्ची बातों ने उन सभी घमंडी माफिया नेताओं के भारी अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह काव्या की हैसियत या उसकी गरीबी पर एक भी घटिया सवाल उठा सके। सूरज को अपनी मौत साफ नजर आने लगी थी और घबराहट में उसने अपनी जेब से एक लोडेड पिस्तौल निकालने की भयंकर गलती कर दी। वह काव्या को गोली मारकर इस सारे भयानक सच को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहता था। लेकिन विक्रम की नजरें चील से भी ज्यादा तेज थीं और उसने सूरज की इस हरकत को पलक झपकते ही पकड़ लिया। इससे पहले कि सूरज अपनी बंदूक तान पाता, विक्रम ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक बहुत ही सटीक निशाना लगाते हुए सूरज के हाथ पर सीधे गोली मार दी। गोली की जोरदार आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा और सूरज दर्द से बुरी तरह चीखते हुए अपनी खूनी बंदूक के साथ जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम के चेहरे पर इस समय एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम ने अपनी भारी और डरावनी आवाज में कहा कि मेरे संगठन में चोरी करना और मेरी खास इंसान पर हथियार उठाना मौत से भी बड़ी सजा के लायक है। उसने अपने हथियारों से लैस गार्ड्स को तुरंत आदेश दिया कि इस गद्दार कुत्ते को घसीटते हुए कालकोठरी में ले जाओ और इसे इसके किए की भयानक सजा मिलनी चाहिए। सूरज को घसीट कर वहां से बाहर निकाल दिया गया और मेज पर बैठे बाकी सभी नेता अब मौत के भयानक खौफ से बुरी तरह कांपने लगे थे। उनका सारा घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था। इस पूरे हिंसक और खूनी हंगामे के दौरान काव्या अपनी जगह पर बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह निडर और शांत खड़ी रही। उसने गोली चलने पर अपनी पलक तक नहीं झपकाई थी, जिसे देखकर बाकी लोग और भी ज्यादा खौफजदा हो गए थे। काव्या ने उन कांपते हुए नेताओं से कहा कि वफादारी सिर्फ बंदूक चलाने में नहीं होती है, बल्कि इस पूरे साम्राज्य की जड़ों को मजबूती से सुरक्षित रखने में होती है। उसकी इस भारी बात ने उन सभी के दिलों में उसके लिए एक बहुत ही गहरा खौफ पैदा कर दिया। सबसे बूढ़े नेता राजन ने धीरे से अपनी जगह से उठकर अपने दोनों हाथ जोड़े और काव्या के सामने अपना सिर बहुत ही सम्मान से झुका लिया। उसने अपनी पुरानी गलती की माफी मांगते हुए कहा कि हमने आपकी शानदार काबिलियत को पहचानने में बहुत बड़ी भूल की है और अब हम आपको अपना सच्चा नेता मानते हैं। इसके बाद वहां मौजूद सभी क्रूर माफिया नेताओं ने एक एक करके काव्या के सामने सिर झुकाकर अपनी वफादारी की कसम खाई। यह काव्या की एक बहुत ही बड़ी और बिना खून बहाए मिली जीत थी। बैठक अब बहुत ही शांति से आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन अब इस पूरी बातचीत का कमान विक्रम के साथ साथ काव्या के मजबूत हाथों में था। जब राहुल को ढूंढने की बात आई तो काव्या ने एक बहुत ही अलग और शानदार रणनीति पेश की। उसने कहा कि राहुल को हथियारों से ढूंढने के बजाय हमें उसके छुपे हुए पैसे और काले खातों को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। जब उसके पास पैसे नहीं बचेंगे तो उसकी सेना खुद बनाने लिए खुद उसका साथ छोड़ देगी और वह सड़क पर आ जाएगा। विक्रम ने काव्या की इस बेहतरीन सोच का पूरा समर्थन किया और सभी को इस नई योजना पर तुरंत काम शुरू करने का कड़ा आदेश दे दिया। विक्रम जब काव्या की तरफ देख रहा था तो उसकी आंखों में एक बहुत ही गहरा सम्मान और प्यार नजर आ रहा था। उसने देखा कि कैसे एक साधारण सी लड़की ने आज अपनी बुद्धिमत्ता और गजब के आत्मविश्वास से इस अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक और जिद्दी लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। अब यह सिंडिकेट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत
और बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था। बैठक खत्म होने के बाद सभी नेता हॉल से बाहर निकलने लगे और उनके चेहरों पर अब काव्या के लिए सिर्फ और सिर्फ दहशत छाई हुई थी। वे आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे कि मुंबई अंडरवर्ल्ड को अब एक बहुत ही खूंखार और तेज दिमाग वाली नई महारानी मिल चुकी है। वे समझ गए थे कि राहुल ने विक्रम को धोखा देकर अपने लिए एक बहुत ही खतरनाक और भयानक मौत का जाल खुद ही बुन लिया है। अब विक्रम और काव्या की इस जोड़ी को हराना किसी के भी बस की बात नहीं थी। हॉल के खाली होने के बाद विक्रम ने अपनी महंगी शराब की एक बोतल खोली और 2 शानदार गिलासों में शराब डालकर एक गिलास काव्या की तरफ बढ़ा दिया। उसने बहुत ही खुश होकर कहा कि आज तुमने जो कुछ भी किया है वह मेरे किसी भी बड़े और खतरनाक हथियार से कई गुना ज्यादा असरदार था। तुमने इन सभी पुराने गद्दारों का घमंड सिर्फ अपने तेज दिमाग से पूरी तरह तोड़ दिया है और मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है। काव्या ने गिलास थाम लिया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी चिंता की लकीरें थीं। काव्या ने शराब का एक छोटा सा घूंट लिया और विक्रम की आंखों में देखते हुए बहुत ही गंभीरता से कहा कि यह तो सिर्फ एक बहुत ही आसान काम था। हमारी असली और सबसे भयानक चुनौती अभी भी बाहर आजाद घूम रही है और राहुल अब एक घायल और पागल जानवर की तरह हो गया है। एक घायल जानवर हमेशा सबसे ज्यादा खूंखार और खतरनाक होता है, इसलिए हमें किसी भी बहुत बड़े और जानलेवा हमले के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। यह जंग अभी सिर्फ शुरू ही हुई है और बहुत खून बहेगा। उसी समय शहर के बाहरी इलाके में एक बहुत ही अंधेरे और बंद पड़े हुए बड़े गोदाम में राहुल अपने कुछ बचे हुए वफादार आदमियों के साथ छिपा हुआ था। जब उसे इस बैठक की पूरी खबर मिली और यह पता चला कि उसके सारे काले खातों की सच्चाई सामने आ चुकी है, तो वह बुरी तरह से पागल हो गया। उसने गुस्से में आकर मेज पर रखी सारी चीजों को तोड़ दिया और जोर जोर से गालियां देने लगा। उसका सारा पैसा और ताकत अब उसके हाथों से बहुत ही तेजी से फिसल रही थी। राहुल को अब यह पूरी तरह से समझ में आ गया था कि विक्रम के साथ खड़ी वह साधारण सी लड़की उसकी सबसे बड़ी और भयानक दुश्मन बन चुकी है। उसने विक्रम को हमेशा से कम आंका था, लेकिन इस लड़की ने उसके सालों के बुने हुए जाल को कुछ ही पलों में पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसने अपने आदमियों को बुलाया और एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेते हुए कहा कि विक्रम से पहले हमें उस चालाक लड़की को रास्ते से हटाना होगा। उसने काव्या के लिए एक बहुत ही भयंकर जाल बिछाने की योजना बनाई। राहुल अब पूरी तरह से बेबस और निराश महसूस कर रहा था, क्योंकि काव्या ने उसके सारे वित्तीय रास्तों को बंद कर दिया था। उसे यह एहसास हो गया था कि इस लड़की को ताकत या हथियारों से हराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज है। उसने एक बहुत ही गहरी और खतरनाक राजनीतिक चाल चलने का फैसला किया जो सीधे विक्रम के दिल पर वार करेगी। वह काव्या को एक गद्दार साबित करके उसे विक्रम के ही हाथों से मरवाना चाहता था, ताकि कोई शक ना करे। राहुल ने शहर के कुछ बहुत ही भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और जाली दस्तावेज बनाने वाले विशेषज्ञों के साथ गुप्त मुलाकात की। उन्होंने मिलकर कुछ ऐसे नकली बैंक रिकॉर्ड और फोन कॉल्स तैयार किए जो यह साबित कर सकें कि काव्या विक्रम के सबसे बड़े दुश्मन मलिक के साथ मिली हुई है। यह सारी योजना इतनी सटीकता और चालाकी से बनाई गई थी कि कोई भी आम इंसान इन नकली दस्तावेजों पर आसानी से विश्वास कर ले। राहुल को पूरा यकीन था कि यह चाल काव्या की मौत का फरमान बनेगी। अगले दिन सुबह होते ही सिंडिकेट के एक बहुत ही पुराने और वफादार सदस्य के हाथों में वे सभी नकली दस्तावेज रहस्यमयी तरीके से पहुंच गए। उन कागजों में दिखाया गया था कि काव्या ने महल की सुरक्षा के सारे गुप्त नक्शे और करोड़ों रुपए मलिक के गुप्त विदेशी खातों में भेज दिए हैं। यह खबर पूरे सिंडिकेट में जंगल की आग की तरह फैल गई और सभी बड़े नेताओं में भयंकर हड़कंप मच गया। वे लोग काव्या की इस गद्दारी पर पूरी तरह से आगबूला होकर विक्रम के पास पहुंच गए। विक्रम को तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी
और पूरे हॉल का माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण और घुटन भरा हो गया था। पुराने नेताओं ने वे सभी नकली दस्तावेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग मेज पर फेंक दी और बहुत ही गुस्से में काव्या के लिए मौत की सजा की मांग करने लगे। उनका कहना था कि एक सड़क छाप लड़की पर भरोसा करना संगठन की सबसे बड़ी भूल थी, जिसने उन्हें दुश्मनों के हाथों बेच दिया है। विक्रम उन कागजों को देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बेचैन हो उठा था। दस्तावेजों में जो सबूत पेश किए गए थे वे इतने पुख्ता लग रहे थे कि संगठन के कड़े नियमों के अनुसार काव्या को तुरंत गोली मार देनी चाहिए थी। विक्रम का दिल यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि जिस लड़की ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया वह कभी गद्दारी कर सकती है, लेकिन एक माफिया बॉस के तौर पर वह अपने ही बनाए गए कठोर नियमों को सरेआम तोड़ नहीं सकता था, वरना भारी बगावत हो जाती। उस पर दबाव हर गुजरते पल के साथ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। नेताओं का शोर और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और वे विक्रम से तुरंत न्याय करने की बार बार जिद कर रहे थे। विक्रम ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि काव्या को सम्मान के साथ इस बैठक में लाया जाए ताकि वह खुद इन आरोपों का सामना कर सके। कुछ ही मिनटों में काव्या हॉल के अंदर दाखिल हुई और उसका चेहरा हमेशा की तरह बिल्कुल शांत और बिना किसी डर के था। वह जानती थी कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उसने अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखाई। जैसे ही काव्या मेज के पास पहुंची, सभी नेताओं ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया और उसे एक बहुत ही नीच गद्दार बताया। उन्होंने काव्या के सामने वे झूठे बैंक रिकॉर्ड और जाली सबूत फेंक दिए और चिल्लाते हुए कहा कि उसका असली और गंदा चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। काव्या ने बिना किसी घबराहट के उन कागजों को उठाया और बहुत ही ध्यान से उनकी हर एक लाइन को पढ़ना शुरू कर दिया। उसे राहुल की इस भयंकर और नीच चाल को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। काव्या ने विक्रम की आंखों में देखा, जहां उसे मजबूरी और दर्द का एक अजीब सा मिला जुला भाव साफ दिखाई दे रहा था। काव्या ने बहुत ही मजबूत आवाज में सभी से कहा कि यह सारे सबूत पूरी तरह से नकली हैं और यह राहुल की एक सोची समझी घटिया साजिश है। लेकिन नेताओं ने उसकी एक बात नहीं सुनी और कहा कि यह सब झूठ है, क्योंकि रिकॉर्ड कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। काव्या ने विक्रम से अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय मांगा। सभी नेता इस बात पर जोर जोर से विरोध करने लगे और उन्होंने कहा कि गद्दार को एक पल भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन विक्रम ने अपनी पूरी ताकत और रोबीली आवाज के साथ मेज पर मुक्का मारा, जिससे पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। उसने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा कि काव्या को तहखाने में कड़ी निगरानी में रखा जाएगा और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाएगा। अगर वह नाकाम रही तो उसे सजा-ए-मौत दी जाएगी। काव्या को महल के एक बहुत ही अंधेरे और ठंडे कमरे में बंद कर दिया गया, जहां बाहर भारी हथियारों से लैस गार्ड तैनात थे। वह बिल्कुल भी नहीं रोई और न ही उसने अपनी किस्मत को कोसा, क्योंकि वह जानती थी कि घबराहट उसकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित होगी। उसने दरवाजे के पास खड़े एक गार्ड से विनती की, जो विक्रम का बहुत खास और वफादार आदमी था, कि उसे एक लैपटॉप और वे सारे सबूत चाहिए। वह गार्ड कुछ पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन उसने काव्या की मदद की। लैपटॉप और सबूत हाथ में आते ही काव्या ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया और वह उन डिजिटल धोखाधड़ी की तह तक जाने के लिए तैयार थी। उसने सबसे पहले बैंक हस्तांतरण के समय और तारीख को बहुत ही गहराई से जांचा और उसे अपनी पहली सबसे बड़ी और अहम कामयाबी मिल गई। उसने देखा कि जिस समय करोड़ों रुपए भेजे जाने का दावा किया गया था, उस समय वह मलिन बस्ती में विक्रम की सर्जरी कर रही थी। वह इस बात को आसानी से साबित कर सकती थी। इसके बाद काव्या ने उन ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनना शुरू किया, जिनमें उसकी आवाज में मलिक के साथ सौदेबाजी की बातें रिकॉर्ड की गई थीं। एक प्रशिक्षित नर्स होने के कारण वह इंसानी आवाज की आवृत्तियों और सांस लेने के तरीकों को बहुत ही अच्छी तरह से समझती थी।
उसने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके पाया कि वे आवाजें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके बहुत ही सफाई से बनाई गई थीं और उनमें सांस लेने का प्राकृतिक तरीका गायब था। राहुल के जाल में यह एक और बहुत ही बड़ी और स्पष्ट खामी थी। अपनी अंतिम और सबसे बड़ी खोज में काव्या ने उस कंप्यूटर के आईपी पते का पता लगाया जहां से वे सारे फर्जी ईमेल भेजे गए थे। इंटरनेट की गहरी दुनिया में खोजबीन करने के बाद उसने पाया कि वह सर्वर एक ऐसी फर्जी कंपनी के नाम पर पंजीकृत था जो राहुल के सबसे खास गुर्गे की थी। उसने सारी जानकारी को एक सुरक्षित फाइल में जमा कर लिया और उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि उसकी जीत पक्की है। सुबह का सूरज निकल चुका था और उसका समय पूरा हो रहा था। तय समय के अनुसार महल के मुख्य हॉल में फिर से सभी बड़े नेताओं की एक बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण बैठक बुलाई गई। विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा कठोर और भावहीन लग रहा था, जैसे वह किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रहा हो। कुछ पुराने नेता इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि काव्या अपनी हार मान लेगी और उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। माहौल में खून की काव्या को गार्ड्स के द्वारा हॉल में लाया गया, लेकिन उसकी चाल में एक कैदी जैसी कोई भी कमजोरी या डर बिल्कुल नहीं था। वह एक सच्ची और निडर रानी की तरह चल रही थी, जिसने अपनी जीत की पूरी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर ली थी। उसने मेज पर अपना लैपटॉप रखा और उसे हॉल की बड़ी स्क्रीन के साथ बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जोड़ दिया। सभी लोग बहुत ही हैरानी से उसे देख रहे थे कि आखिर यह लड़की मरने से पहले क्या नया तमाशा करने वाली है। काव्या ने सबसे पहले उस बैंक खाते के हस्तांतरण का समय स्क्रीन पर दिखाया और सभी नेताओं की तरफ मुड़कर एक बहुत ही तीखा सवाल किया। उसने पूछा कि जब वह मलिन बस्ती में बिना किसी इंटरनेट और सुरक्षा के विक्रम की सर्जरी कर रही थी, तो वह यह काम कैसे कर सकती है। उसने विक्रम से कहा कि वह खुद इस बात का गवाह है कि उस समय उसके हाथों में सिर्फ सर्जिकल उपकरण थे, कोई कंप्यूटर नहीं। यह ठोस तर्क सुनकर मेज पर बैठे सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। इसके बाद काव्या ने ऑडियो रिकॉर्डिंग को स्क्रीन पर चलाया और आवाज की आवृत्तियों का पूरा तकनीकी ग्राफ सभी को विस्तार से दिखाना शुरू किया। उसने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया कि यह कोई असली इंसानी आवाज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महंगा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे उसे फंसाने के लिए खरीदा गया था। उसने बताया कि मशीन इंसान की तरह सांस नहीं ले सकती और ग्राफ की सीधी रेखाएं इस झूठ को पूरी तरह से बेनकाब कर रही हैं। हॉल में अब बहुत ही भारी और रहस्यमयी सन्नाटा छा गया था। अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चोट करते हुए काव्या ने उस सर्वर का आईपी पता और उस फर्जी कंपनी के असली मालिक का नाम स्क्रीन पर चमका दिया। वह नाम किसी और का नहीं, बल्कि राहुल के सबसे खास और वफादार गुर्गे का था, जिसे संगठन का हर आदमी बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। काव्या ने उस बूढ़े नेता से पूछा कि उसे ये सबूत किसने दिए थे, जिस पर उस नेता ने डरते हुए एक भ्रष्ट पुलिस वाले का नाम लिया। अब सारा खेल शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो चुका था। विक्रम अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसके चेहरे का भयंकर गुस्सा देखकर हॉल में बैठे सभी लोगों के दिलों की धड़कनें पूरी तरह रुक गईं। उसे यह एहसास हो गया था कि राहुल की इस नीच चाल के कारण वह उस लड़की को अपने हाथों से मारने वाला था, जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता है। विक्रम की आंखों में मौत का ऐसा भयानक तांडव दिखाई दे रहा था जो किसी भी गद्दार को पल भर में राख कर सकता था। उसने अपनी बंदूक को मेज पर बहुत ही जोर से पटक दिया। संगठन के सभी बड़े नेताओं ने शर्मिंदगी से अपने सिर नीचे झुका लिए और उन्हें अपनी इस भयंकर भूल पर बहुत ज्यादा पछतावा होने लगा था। उन्होंने एक साथ खड़े होकर काव्या से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि उन्होंने एक बार फिर से राहुल के जाल में फंसकर एक बहुत बड़ी गलती की है। काव्या ने उनकी माफी स्वीकार कर ली, लेकिन बहुत ही कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि उनकी यह बार बार की अंधभक्ति इस पूरे संगठन को खत्म कर देगी। उन्हें अब अपनी आंखें हमेशा के लिए खुली रखनी होंगी।
काव्या ने विक्रम की तरफ देखा और उसे शांत होने का इशारा करते हुए कहा कि राहुल की यह आखिरी और सबसे बड़ी राजनीतिक चाल भी बुरी तरह विफल हो गई है। अब उसके पास हमें अंदर से तोड़ने का कोई भी गुप्त तरीका बाकी नहीं बचा है, इसलिए वह पूरी तरह से हताश हो जाएगा। एक हताश और घायल दुश्मन हमेशा बहुत ज्यादा आक्रामक होता है और वह अब सीधा तथा हिंसक हमला करने की पूरी कोशिश करेगा। हमें इस आने वाले खूनी तूफान के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार रहना होगा। विक्रम ने काव्या की इस बुद्धिमानी भरी बात से पूरी तरह सहमति जताई और अपने सभी जनरलों को सुरक्षा व्यवस्था सबसे ऊंचे स्तर पर करने का कड़ा आदेश दे दिया। उसने कसम खाई कि अब वह राहुल को कोई भी नया मौका नहीं देगा और उसे मुंबई की सड़कों पर एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक मौत दी जाएगी। विक्रम और काव्या का ये मजबूत गठबंधन अब हर तरह के शक और गद्दारी से पूरी तरह ऊपर उठ चुका था और अटूट बन गया था। दोनों अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार थे। महल के हर कोने में हथियारबंद जवानों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी और सभी गुप्त रास्तों पर भारी मशीनगन तैनात कर दी गई थी। काव्या ने भी अपने लिए कुछ हल्के लेकिन बहुत ही असरदार हथियार चुन लिए थे, क्योंकि वह जानती थी कि उसे अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ सकती है। इस खतरनाक और खूनी दुनिया में अब उसका दिमाग और उसकी सजगता ही उसका सबसे बड़ा कवच बन चुके थे। वह अपनी पुरानी और गरीब जिंदगी की यादों को पूरी तरह से पीछे छोड़ चुकी थी। उधर दूसरी तरफ राहुल को जब अपने गुप्तचरों से यह खबर मिली कि उसकी सबसे बेहतरीन चाल भी काव्या के सामने बुरी तरह से नाकाम हो गई है, तो वह पागल हो गया। उसने गुस्से में अपने सामने रखे हुए कांच के सारे ग्लास दीवार पर दे मारे और जोर जोर से चीखने लगा। उसे समझ आ गया था कि जब तक वह तेज दिमाग वाली लड़की विक्रम के साथ है, वह कभी भी यह जंग नहीं जीत सकता। उसने अपने सारे खूंखार भाड़े के सैनिकों को तुरंत इकट्ठा होने का कड़ा आदेश दे दिया। राहुल ने अपने गुंडों से कहा कि अब कोई भी राजनीति या चालाकी काम नहीं आएगी, इसलिए हमें पूरी ताकत के साथ विक्रम के मुख्य ठिकाने पर हमला करना होगा। उसने शहर के सबसे खतरनाक और बेरहम लाकों को भारी पैसों का लालच देकर अपनी सेना में शामिल कर लिया था, जो रात के अंधेरे में खून बहाने के लिए तैयार थे। राहुल की आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ खून की प्यास और बदला लेने की एक बहुत ही भयंकर आग जल रही थी। वह इस आखिरी लड़ाई में सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। मुंबई का आसमान काले बादलों से घिरने लगा था और तेज हवाएं चलने लगी थीं, जो एक बहुत ही भयानक और खूनी रात का स्पष्ट संकेत दे रही थीं। विक्रम और काव्या बंदरगाह के पास मौजूद अपने मुख्य और सबसे सुरक्षित ठिकाने की तरफ रवाना हो गए, जहां सबसे बड़ी और खौफनाक जंग होने वाली थी। काव्या का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। यह रात फैसला करने वाली थी कि इस अंडरवर्ल्ड का असली और एकमात्र राजा कौन बनेगा। रात का अंधेरा बंदरगाह पर बहुत गहरा हो चुका था और समुद्र की लहरें भयानक आवाज के साथ किनारों से टकरा रही थीं। विक्रम और काव्या अपने सबसे सुरक्षित और बड़े नियंत्रण कक्ष में मौजूद थे, जहां से पूरे बंदरगाह पर नजर रखी जा सकती थी। अचानक चारों तरफ की सभी बड़ी लाइटें बंद हो गईं और पूरा इलाका एक खौफनाक और जानलेवा अंधेरे में डूब गया। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि राहुल के भयानक हमले की शुरुआत है। कुछ ही पलों के बाद बंदरगाह के मुख्य दरवाजे पर एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरी इमारत को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। आग की ऊंची लपटें आसमान को छूने लगीं और दर्जनों हथियारबंद गाड़ियां अंदर की तरफ तेजी से घुसने लगीं। राहुल ने अपने सबसे गाड़ियां खूंखार और जानलेवा भाड़े के सैनिकों को इस खूनी जंग में उतार दिया था, जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। हर तरफ से मशीन गनों की भयंकर आवाजें आ रही थीं और मौत का एक बहुत ही डरावना खेल शुरू हो चुका था। विक्रम ने तुरंत अपनी भारी बंदूक उठाई और अपने सभी जनरलों को
अपनी अपनी जगह पर डटे रहने का कड़ा आदेश दिया। उसने काव्या की तरफ देखा और बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि तुम इसी कमरे में सुरक्षित रहोगी और बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगी। इसके बाद वह एक शेर की तरह दहाड़ते हुए अपने आदमियों के साथ मोर्चे पर आगे बढ़ गया ताकि वह खुद राहुल के उन खूंखार गुंडों का सामना कर सके। विक्रम की आंखों में सिर्फ खून और अपनी जीत की एक बहुत ही खतरनाक आग जल रही थी। नियंत्रण कक्ष के अंदर काव्या अकेली रह गई थी और वह कैमरों की मदद से बाहर के इस भयंकर और खूनी युद्ध को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसने देखा कि राहुल के आदमियों की संख्या बहुत ज्यादा है और वे विक्रम के आदमियों को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उसे यह समझते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो विक्रम यह जंग हार जाएगा। उसे एहसास हुआ कि उसे इस खूनी खेल का पूरा नक्शा बदलने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना होगा। काव्या ने बंदरगाह के पूरे डिजिटल नक्शे को स्क्रीन पर खोला और राहुल की सेना की सबसे बड़ी कमजोरी को ढूंढने का प्रयास करने लगी। उसने देखा कि राहुल के सभी कमांडरों के बीच संचार के लिए एक ही रेडियो टावर का इस्तेमाल हो रहा है, जो बंदरगाह के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। अगर वह किसी भी तरह उस मुख्य टावर को पूरी तरह से बंद कर दे, तो दुश्मन की पूरी सेना अंधी और बहरी हो जाएगी। यह काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन अब उसकी जान इसी पर निर्भर थी। काव्या ने विक्रम की बातों को नजरअंदाज करते हुए नियंत्रण कक्ष का दरवाजा धीरे से खोला और बाहर के उस अंधेरे में छिपकर निकल गई। बाहर गोलियों की बारिश हो रही थी और हर तरफ सिर्फ बारूद की भयानक महक फैली हुई थी, जो किसी का भी दम घोंट सकती थी। वह बहुत ही ज्यादा सावधानी से कंटेनरों के पीछे छिपते हुए आगे बढ़ रही थी ताकि दुश्मन की नजरों में ना आ सके। एक साधारण नर्स से लेकर अंडरवर्ल्ड की एक रानी तक का उसका यह सफर आज अपनी सबसे बड़ी और भयानक परीक्षा दे रहा था। रास्ते में अचानक राहुल के दो हथियारबंद गुंडे काव्या के बिल्कुल सामने आ गए और उन्होंने अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान दी। काव्या का दिल एक पल के लिए रुक सा गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भी घबराहट नहीं आने दी। उसने बहुत ही फुर्ती से जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी अपनी मुट्ठी में उठाई और उन दोनों गुंडों की आंखों में पूरी ताकत से फेंक दी। गुंडे अंधे होकर चिल्लाने लगे और काव्या ने एक लोहे के पाइप से उनके सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वे दोनों वहीं जमीन पर गिर पड़े। किसी तरह जान बचाते हुए काव्या उस ऊंचे रेडियो टावर के पास पहुंच गई, जहां कुछ भारी मशीनें और तारों का एक बहुत बड़ा जाल था। वहां सिर्फ एक ही गार्ड मौजूद था, जो पूरी तरह से युद्ध के शोर में मग्न था, और उसे काव्या के वहां आने की भनक तक नहीं लगी। काव्या ने पीछे से जाकर एक भारी तार से उसका गला घोंट दिया और उसे बिना आवाज किए बेहोश कर दिया। अब वह उन मुख्य मशीनों के बिल्कुल सामने खड़ी थी, जहां से राहुल की पूरी सेना का नियंत्रण हो रहा था। काव्या को इन भारी मशीनों को चलाने का कोई खास तकनीकी ज्ञान नहीं था, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि इन्हें हमेशा के लिए कैसे नष्ट किया जा सकता है। उसने टावर के पास रखे एक भारी जनरेटर से ज्वलनशील तेल निकाला और उसे उन सभी मुख्य मशीनों और तारों पर अच्छी तरह से डाल दिया। उसने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और एक तीली जलाकर उस तेल पर फेंक दी, जिससे तुरंत ही एक बहुत भयंकर आग लग गई। मशीनें जलने लगीं और सारे संचार के उपकरण पूरी तरह से नष्ट हो गए। संचार टावर के जलते ही राहुल के सभी कमांडरों के हेडफोन में एक बहुत ही तेज और भयानक आवाज गूंजने लगी, और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। भाड़े के सैनिकों को अब यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आगे क्या करना है, और वे पूरी तरह से भ्रमित हो गए। उनका सारा आपसी संपर्क टूट चुका था और वे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर अपनी ही गोलियों का शिकार होने लगे। काव्या की इस एक शानदार और निडर चाल ने पूरे युद्ध का रुख पलक झपकते ही बदल दिया था। मोर्चे पर लड़ रहे विक्रम ने तुरंत महसूस किया कि दुश्मन की तरफ से आने वाली गोलियों की रफ्तार और उनका तालमेल अब पूरी तरह से टूट चुका है। वह समझ गया कि यह जरूर काव्या का ही काम है, क्योंकि इतनी चतुराई और हिम्मत किसी और में नहीं हो सकती थी।
उसने अपने सभी वफादार आदमियों को आदेश दिया कि यही सबसे सही मौका है, इसलिए पूरी ताकत से एक साथ आगे बढ़कर दुश्मन को कुचल दो। विक्रम के आदमियों ने एक भयंकर शेर की तरह दहाड़ते हुए दुश्मन के खेमे पर सबसे बड़ा और जानलेवा हमला कर दिया। दूसरी तरफ राहुल अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा हुआ था और अपने रेडियो पर चीख चीख कर कमांडरों को गालियां दे रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। वह बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसकी पूरी योजना एक ताश के पत्तों के महल की तरह उसके सामने ही बिखर रही थी। उसे अपनी आंखों के सामने अपने सबसे खूंखार और महंगे सैनिकों को विक्रम की गोलियों से मरते हुए देखना पड़ रहा था। वह समझ गया था कि अब उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन है और उसकी मौत बहुत करीब आ चुकी है। अपनी जान बचाने के लिए राहुल ने अपने ड्राइवर को तुरंत गाड़ी घुमाने और वहां से सुरक्षित भागने का हुक्म दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम ने एक भारी स्नाइपर राइफल से उस गाड़ी के दोनों अगले टायरों पर बहुत ही सटीक और जानलेवा निशाना लगाकर गोलियां मार दी। गाड़ी का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वह एक बड़े लोहे के कंटेनर से टकराकर बुरी तरह से पलट गई, जिससे राहुल अंदर ही फंस गया। विक्रम बहुत ही शांत और डरावने कदमों से उस पलटी हुई गाड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगा। विक्रम ने गाड़ी का दरवाजा बहुत ही जोर से खींचकर तोड़ दिया और अंदर खून से लथपथ राहुल की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। उसने राहुल को बाहर निकाला और उसे जमीन पर घुटनों के बल फेंक दिया, ताकि वह अपनी हार और मौत को करीब से देख सके। राहुल का सारा घमंड और उसकी अकड़ अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और वह अपनी जान की भीख मांगने लगा था। विक्रम ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा कि गद्दारों के लिए मेरे इस साम्राज्य में सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है, जो मौत है। तभी काव्या भी उस रेडियो टावर की आग और धुएं के बीच से सुरक्षित निकलकर मोर्चे पर विक्रम के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर कालिख लगी हुई थी और उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक रानी जैसी चमक थी। राहुल ने जब काव्या को देखा तो उसे समझ आ गया कि उसी ने संचार व्यवस्था को नष्ट किया है और उसकी सेना को हराया है। वह उस साधारण सी नर्स की इस भयंकर ताकत और चतुराई को देखकर पूरी तरह से खौफजदा और हैरान रह गया। काव्या ने बहुत ही शांत लेकिन नफरत भरी नजरों से राहुल की तरफ देखा और कहा कि तुमने मुझे बहुत कमजोर समझने की भूल की थी। तुमने सोचा था कि ताकत सिर्फ हथियारों और पैसों में होती है, लेकिन तुमने मेरे इस तेज दिमाग और मेरी पक्की इच्छा शक्ति को कभी नहीं पहचाना। तुम्हारी इसी बेवकूफी और तुम्हारे घमंड ने आज तुम्हें इस गंदी जमीन पर मरने के लिए मजबूर कर दिया है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राहुल शर्म और डर के कारण अपनी नजरें जमीन से बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहा था। विक्रम ने अपनी पिस्तौल निकाली और उसे राहुल के माथे पर बिल्कुल बीचों बीच सटा दिया, ताकि वह अपना आखिरी फैसला बिना किसी देरी के कर सके। उसने कहा कि तुम जैसे गद्दार को जिंदा छोड़ना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, इसलिए तुम्हारा अंत यही है। एक जोरदार धमाका हुआ और राहुल का निर्जीव शरीर जमीन पर गिर पड़ा, जिसने हमेशा के लिए इस खूनी बगावत का एक भयानक अंत कर दिया। बंदरगाह पर अब सिर्फ बारिश की आवाज और विक्रम की उस सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत की गूंज पूरी तरह छाई हुई थी। राहुल के मरने की खबर मिलते ही उसके बचे हुए सैनिकों ने तुरंत अपने सारे हथियार जमीन पर फेंक दिए और विक्रम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन सभी को बंदी बना लिया गया और पूरे बंदरगाह पर एक बार फिर से विक्रम का एक छत्र राज पूरी तरह से कायम हो गया। यह रात सिर्फ एक खूनी जंग की रात नहीं थी, बल्कि यह पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में एक बहुत ही नया और खतरनाक अध्याय जोड़ रही थी। काव्या ने आसमान की तरफ देखा, जहां से बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। विक्रम ने काव्या की तरफ देखा और उसके चेहरे पर आई खरोंचों को बहुत ही प्यार से साफ करते हुए उसे गले से लगा लिया। उसने काव्या के कानों में बहुत ही धीरे से कहा कि आज तुमने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई, बल्कि मेरे इस पूरे साम्राज्य को भी टूटने से
बचा लिया है। तुम सच में इस खूंखार अंडरवर्ल्ड की सबसे महान और अजय महारानी हो, और तुम्हारे बिना मैं अब खुद को बिल्कुल भी पूरा नहीं मानता। काव्या ने भी विक्रम को मजबूती से गले लगा लिया और उसे एक अजीब सी शांति मिली। सुबह का सूरज अब धीरे धीरे आसमान में अपनी लालिमा बिखेर रहा था, और यह नया दिन उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर आया था। मलबे और लाशों के बीच खड़े होकर दोनों ने एक नए भविष्य की बहुत मजबूत नींव रखी थी, जिसमें कोई धोखा या गद्दारी नहीं होगी। काव्या अब एक साधारण नर्स नहीं थी, बल्कि वह उस भयानक रात के बाद एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जिससे हर कोई डरता था। उनका यह नया राज अब एक अलग ही तरह की क्रूरता और न्याय के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था। काव्या ने विक्रम से अलग होकर उस तबाही को देखा जो राहुल के उस घमंड और पागलपन के कारण पूरे बंदरगाह पर मची हुई थी। हर तरफ आग अभी भी सुलग रही थी और खून से लथपथ लाशें इस बात का भयानक सबूत थीं कि सत्ता की भूख कितनी खतरनाक होती है। उसने विक्रम से कहा कि हमने यह जंग जीत तो ली है, लेकिन अब हमें इस पूरी सड़ी हुई व्यवस्था को जड़ से बदलना होगा। हम ताकत का इस्तेमाल सिर्फ खून बहाने के लिए नहीं, बल्कि एक नया और बेहतर नियम बनाने के लिए करेंगे। विक्रम ने काव्या की इस बहुत ही नेक और मजबूत सोच का पूरा समर्थन किया, और उसने कसम खाई कि वह हमेशा उसका साथ देगा। उसने कहा कि तुमने मेरी दुनिया को एक बिल्कुल ही नया और बहुत ही साफ रास्ता दिखाया है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अब से हमारा ये सिंडिकेट गरीबों को लूटने का काम बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि हम उन भ्रष्ट नेताओं को निशाना बनाएंगे जो इस शहर को बर्बाद कर रहे हैं। काव्या के चेहरे पर यह सुनकर एक बहुत ही सच्ची और गहरी खुशी की मुस्कान पूरी तरह खिल गई। कुछ ही घंटों बाद विक्रम और काव्या अपने बचे हुए आदमियों के साथ बंदरगाह से निकलकर वापस शहर की तरफ अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें उन मलिन बस्तियों के दर्शन हुए जहां से काव्या की वह साधारण और गरीबी से भरी जिंदगी शुरू हुई थी। अब वह उन रास्तों से एक रानी की तरह गुजर रही थी, लेकिन उसका दिल अभी भी उन गरीब और मजबूर लोगों के लिए पूरी तरह धड़कता था। वह जानती थी कि उसे अभी बहुत कुछ बदलना है, और यह तो सिर्फ उसकी नई शुरुआत भर है। महल में पहुंचने के बाद विक्रम ने अपने सभी बड़े कमांडरों को एक बार फिर से इकट्ठा किया और नए नियमों की बहुत कड़ी घोषणा कर दी। उसने साफ कर दिया कि जो कोई भी अब काव्या के किसी भी आदेश की अनदेखी करेगा, उसे राहुल से भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक मौत दी जाएगी। सभी ने एक साथ सिर झुकाकर इस नए आदेश को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, और उनके दिलों में अब काव्या के लिए सिर्फ सम्मान था। यह रात हमेशा के लिए इस खूनी अंडरवर्ल्ड के काले इतिहास में दर्ज हो गई थी। मुंबई के ऊपर एक बहुत ही शांत और खूबसूरत सुबह का सूरज पूरी तरह से चमक रहा था। बीती रात के उस भयंकर खूनी तूफान और राहुल की मौत के बाद पूरा शहर अब एक नई और गहरी शांति का अनुभव कर रहा था। विक्रम और काव्या बंदरगाह से वापस अपने विशाल महल में लौट आए थे। दोनों के चेहरों पर थकान बहुत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक बहुत ही बड़ी जीत की चमक भी थी। आज का यह नया दिन उनके इस खतरनाक अंडरवर्ल्ड साम्राज्य के लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत था। महल के मुख्य हॉल में सिंडिकेट के बचे हुए सभी नेता और कमांडर बहुत ही खामोशी से अपना सिर झुकाकर खड़े थे। विक्रम अपनी उस पुरानी और शाही कुर्सी पर बैठा था, लेकिन इस बार काव्या उसके बिल्कुल बराबर में एक बहुत ही खूबसूरत कुर्सी पर बैठी थी। अब किसी के भी मन में काव्या की ताकत या उसकी बुद्धि को लेकर कोई भी शक नहीं बचा था। सब जानते थे कि इस निडर लड़की ने अकेले ही राहुल के पूरे साम्राज्य को राख में मिला दिया है। पूरे कमरे में सिर्फ एक गहरा सम्मान महसूस हो रहा था। विक्रम ने अपनी भारी और रोबीली आवाज में वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित करना शुरू किया। उसने कहा कि कल रात हमने एक बहुत ही खतरनाक गद्दार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और अपने इस सिंडिकेट को टूटने से बचा लिया है, लेकिन आज से हमारे काम करने का पुराना और खूनी तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। अब हम
कमजोरों और गरीबों पर बिल्कुल भी अत्याचार नहीं करेंगे, बल्कि हम शहर के उन भ्रष्ट नेताओं और बेईमान व्यापारियों को अपना नया निशाना बनाएंगे। यह इस पूरे साम्राज्य के लिए मेरा सबसे कड़ा नियम होगा। काव्या ने भी अपनी जगह से खड़े होकर सभी की आंखों में बहुत ही मजबूती से देखा। उसने कहा कि ताकत का असली मतलब सिर्फ खून बहाना या लोगों को डराना नहीं होता है। अगर हम इस शहर पर राज करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ के लोगों को सुरक्षा और न्याय दोनों देने होंगे। हम उन मलिन बस्तियों का फिर से निर्माण करेंगे जिन्हें हमने बर्बाद किया है, और गरीबों के लिए अस्पताल तथा अच्छे स्कूल बनाएंगे। यह सुनकर सभी पुराने और खूंखार माफिया नेता बुरी तरह हैरान रह गए, लेकिन किसी ने भी विरोध नहीं किया। कुछ ही दिनों के बाद काव्या और विक्रम की योजना ने पूरी तरह से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जिस मल्लिन बस्ती में विक्रम ने मौत का सामना किया था, वहां अब कई नई और सुरक्षित इमारतों का निर्माण बहुत ही तेजी से होने लगा था। राहुल के काले धन और सोने का पूरा इस्तेमाल अब इन गरीब और बेबस लोगों की भलाई के लिए किया जा रहा था। काव्या हर दिन खुद वहां जाती थी और लोगों के इलाज के लिए एक बहुत ही बड़ा अस्पताल बनवाने की करीब से निगरानी करती थी। बस्ती के लोग उस लड़की को एक देवी की तरह मानने लगे थे, जो कभी उनके बीच एक साधारण नर्स हुआ करती थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक माफिया बॉस की वजह से उनकी पूरी जिंदगी इतने अच्छे और खूबसूरत तरीके से बदल जाएगी। काव्या अपनी जड़ों को बिल्कुल नहीं भूली थी, और उसने यह साबित कर दिया था कि पैसा इंसान को कभी भ्रष्ट नहीं कर सकता अगर उसकी नीयत साफ हो। विक्रम भी काव्या के इस नेक काम को देखकर अपने अंदर बहुत ही गहरा बदलाव महसूस करने लगा था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी काव्या के इस नए नियम ने एक बहुत ही बड़ा और भारी तहलका मचा दिया था। विक्रम के आदमियों ने अब ड्रग्स और गरीबों से हफ्ता वसूली का सारा गंदा काम पूरी तरह से हमेशा के लिए बंद कर दिया था। इसके बजाय उन्होंने शहर के उन बड़े और बेईमान राजनेताओं का भंडाफोड़ करना शुरू किया, जो जनता का पैसा बेरहमी से लूट रहे थे। सिंडिकेट अब एक बहुत ही खूंखार लेकिन पूरी तरह से न्यायप्रिय संस्था बन गया था, जिससे अब हर कोई भ्रष्ट इंसान खौफ खाने लगा था। शहर के कुछ घमंडी और लालची राजनेताओं ने विक्रम के इस नए तरीके का बहुत ही जोरदार विरोध करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी पुलिस और कुछ बचे हुए गुंडों को भेजकर विक्रम के नए बनाए हुए गरीब स्कूलों को तोड़ने की बहुत भयानक धमकी दी। लेकिन वे लोग यह भूल गए थे कि अब उनका सामना सिर्फ एक खूंखार विक्रम से नहीं, बल्कि काव्या के तेज दिमाग से हो रहा था। काव्या ने उनके सारे काले कारनामों की फाइलें मीडिया में पूरी तरह से लीक कर दी, जिससे उन भ्रष्ट नेताओं का करियर बर्बाद हो गया। इसके बाद किसी भी अधिकारी या नेता की हिम्मत नहीं हुई कि वे काव्या या विक्रम के किसी भी काम में दखल दे सकें। मुंबई की जनता अब पुलिस से ज्यादा सिंडिकेट पर भरोसा करने लगी थी, क्योंकि वहां उन्हें तुरंत और बिल्कुल सच्चा न्याय मिलता था। जो अदालतें सालों तक गरीबों को सिर्फ और सिर्फ तारीखें देती थीं, वहीं काव्या के दरबार में एक ही दिन में फैसला हो जाता था। वह एक ऐसी रानी बन चुकी थी जो कभी सामने नहीं आती थी, लेकिन उसका डर और सम्मान हर घर में मौजूद था। विक्रम और काव्या का यह अजीबोगरीब रिश्ता अब सिर्फ एक गठबंधन नहीं रह गया था, बल्कि एक बहुत ही गहरे प्यार में बदल चुका था। विक्रम, जो कभी भावनाओं को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानता था, अब काव्या के बिना अपने जीवन की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। काव्या ने उसे सिखाया था कि एक अच्छा और सच्चा नेता वही होता है जो अपनी ताकत से लोगों को पाले, ना कि उन्हें कुचल दे। दोनों एक दूसरे की पूरी तरह से ढाल बन चुके थे, जो हर मुश्किल का सामना करने को तैयार थे। एक शाम काव्या और विक्रम भेष बदलकर अपनी उस पुरानी मल्लिन बस्ती में घूमने के लिए गए, जहां उनकी पहली और खूनी मुलाकात हुई थी। बस्ती की वह संकरी और गंदी गली, जहां कभी मौत का साया मंडराता था, अब रोशनी और बच्चों की प्यारी हंसी से पूरी तरह से गूंज रही थी। काव्या ने उस पुरानी और टूटी हुई झोपड़ी को देखा, जो अब एक बहुत ही खूबसूरत और छोटे से पुस्तकालय में बदल दी गई थी।
उसे देखकर काव्या की आंखों में बहुत ही खुशी और सुकून के सच्चे आंसू आ गए। विक्रम ने काव्या का हाथ बहुत ही प्यार से थाम लिया और कहा कि तुमने इस जगह को सच में एक स्वर्ग बना दिया है। मैंने इस पूरे शहर को सिर्फ और सिर्फ अपने डर और हथियारों से जीतने की कोशिश की थी, लेकिन वह मेरी एक बहुत बड़ी भूल थी। तुमने अपने प्यार और अपने इस महान दिमाग से इन सभी लोगों के दिलों पर हमेशा के लिए राज कर लिया है। तुम्हारी यह शानदार जीत मेरी उस खूनी जीत से कई गुना ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण है। काव्या ने मुस्कुराते हुए विक्रम की तरफ देखा और कहा कि असली शक्ति वही होती है जो दूसरों को भी अपने पैरों पर खड़ा कर सके। जब एक गरीब इंसान भूखा होता है तो वह किसी भी अपराधी या बुरे इंसान के पीछे बहुत आसानी से चलने लगता है जो उसे रोटी देता है। लेकिन जब हम उन्हें शिक्षा और अच्छी सेहत देते हैं तो वे एक बहुत ही मजबूत समाज का निर्माण करते हैं जो हमारे लिए भी अच्छा है। यही कारण है कि मैंने इस खूनी पैसे को नेक काम में लगाया है। कुछ सालों के बाद मुंबई का पूरा नक्शा और वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा बदल चुका था। सिंडिकेट जो कभी एक खूनी और जानलेवा संगठन था, अब एक बहुत बड़ी और साफ सुथरी व्यापारिक कंपनी का रूप ले चुका था। राहुल जैसे गद्दारों और पुराने खूंखार माफियाओं की यादें अब सिर्फ कुछ डरावनी कहानियों तक ही सीमित रह गई थीं, जिन्हें लोग भूल रहे थे। विक्रम अब इस बड़ी कंपनी का एक सम्मानित अध्यक्ष बन गया था, जो अपने सारे फैसले बहुत ही कानूनी और बिल्कुल सही तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ करता था। दूसरी तरफ काव्या उस विशाल संगठन की एक ऐसी बिना ताज वाली महारानी थी जो पीछे रहकर सारा अहम काम संभालती थी। वह कभी भी कैमरों या मीडिया के सामने आकर अपनी ताकत या अपनी महानता का कोई भी दिखावा बिल्कुल नहीं करती थी। वह महल के उसी बड़े कमरे से अपने लैपटॉप और तेज दिमाग की मदद से पूरी दुनिया के बाजार पर नजर रखती थी। उसकी एक छोटी सी उंगली के इशारे पर आज भी मुंबई के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक फैसले शांति से लिए जाते थे। वह दिन जब आसमान से सोने और गहनों की भयानक बारिश हुई थी, अब एक बहुत ही मशहूर और ऐतिहासिक कहानी बन चुका था। बस्ती की माताएं अब भी अपने बच्चों को उस बहादुर और निडर लड़की की पूरी कहानी सुनाती थीं, जिसने मौत के मुंह से शहर के राजा को निकाला था। वह कहानी सिर्फ पैसे या ताकत की नहीं थी, बल्कि यह एक आम इंसान की उस सच्ची जीत की थी जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड का गंदा इतिहास बदल दिया था। काव्या हमेशा के लिए उनकी एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुकी थी। महल के अंदर काव्या और विक्रम अपने नए जीवन का बहुत ही शांति और सुकून के साथ गहरा आनंद ले रहे थे। विक्रम ने अपनी वह पुरानी और भारी पिस्तौल एक शीशे के बक्से में हमेशा के लिए सुरक्षित बंद करके दीवार पर लटका दी थी। यह बक्सा उन्हें यह याद दिलाने के लिए था कि हिंसा और खूनी खेल से कभी भी कोई महान साम्राज्य खड़ा नहीं किया जा सकता। उनके जीवन में अब गोलियों की भयानक गूंज की जगह सिर्फ बच्चों की बहुत ही प्यारी और मीठी आवाजें गूंजती थीं। उनके सुरक्षाकर्मी जो कभी राहुल के डर से कांपते थे, अब उनके लिए अपनी जान खुशी खुशी देने को तैयार रहते थे। यह वफादारी किसी डर या लालच के कारण नहीं थी, बल्कि उस बहुत ही सच्चे और गहरे सम्मान के कारण थी जो काव्या ने उन्हें दिया था। काव्या हर एक, लेकिन एक हंसकी बारी काव्या हर एक सिपाही का व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और उनके परिवारों की पूरी शिक्षा का खर्च भी खुद उठाती थी। इस प्रकार उसने एक ऐसा परिवार बना लिया था जो किसी भी बाहरी हमले से सुरक्षित था। बेशक कुछ नए दुश्मन अभी भी उनके इस नए और साफ सुथरे काम से जलते थे और कई बार उन पर हमला करने की साजिश करते थे, लेकिन काव्या की सूचना प्रणाली और उसके तेज जासूस इतने ज्यादा शानदार थे कि कोई भी साजिश सफल होने से पहले ही पूरी तरह से पकड़ ली जाती थी। विक्रम के तेज तर्रार वकील और काव्या का रणनीतिक दिमाग किसी भी अपराधी को अदालत में आसानी से धूल चट्टाने के लिए काफी था। वे दोनों अब अपराध की दुनिया के नहीं,
बल्कि इंसाफ की दुनिया के राजा थे। काव्या ने अपनी वह पुरानी मेडिकल किट आज भी बहुत ही संभाल कर अपने पास एक अलमारी में रखी हुई थी। वह अक्सर उसे खोलकर देखती थी और खुद को याद दिलाती थी कि उसका असली काम लोगों की जान बचाना है, ना कि उन्हें मारना। वह किट उस भयानक रात की सबसे बड़ी गवाह थी जब एक साधारण भिखारी के वेश में मौत उसके घर के दरवाजे पर आई थी। वह किट उसे हमेशा बहुत ज्यादा विनम्र बनाए रखती थी और उसे अपनी जड़ों से पूरी तरह से जोड़े रखती थी। एक बहुत ही शांत शाम को काव्या और विक्रम अपने विशाल महल की सबसे ऊंची छत पर खड़े होकर पूरे शहर की तरफ देख रहे थे। दूर मलिन बस्तियों की नई इमारतें सूरज की खूबसूरत लाल रोशनी में सोने की तरह ही बहुत ज्यादा शानदार और अच्छी चमक रही थीं। सड़कों पर अब राहुल के गुंडों का कोई भी भयानक खौफ नहीं था और लोग पूरी तरह से आजादी और सुकून के साथ अपने घरों को लौट रहे थे। यह वह नया शहर था जिसे उन्होंने अपने खून और बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया था। विक्रम ने काव्या के कंधे पर अपना एक हाथ रखा और बहुत ही धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा कि मैंने यह पूरा शहर तुम्हें दिया है, लेकिन तुमने अपनी इस महान सोच से मुझे एक ऐसा पूरा साम्राज्य दिया है जिसे कोई भी दुश्मन कभी नहीं तोड़ सकता। तुमने मुझे एक समझदी जारधी दुश्मन ऐसे युगाज था यह सिखा दिया कि एक राजा की असली ताकत उसके हथियारों में नहीं बल्कि उसके लोगों के बहुत ही गहरे और सच्चे प्यार में होती है। काव्या ने उसकी बातों को सुनकर एक बहुत ही प्यारी और शांत मुस्कान के साथ हवा को महसूस किया। काव्या ने कहा कि यह शहर ना तो मेरा है और ना ही तुम्हारा है, बल्कि यह उन सभी लोगों का है जो यहां पर रहते हैं। हम तो सिर्फ इसके एक छोटे से रक्षक हैं जिन्हें किस्मत ने एक बहुत ही बड़े और खतरनाक तूफान के बीच एक साथ मिला दिया था। अगर उस भयानक रात मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो आज यह शहर राहुल जैसे एक बहुत ही गंदे और बेरहम राक्षस के हाथों में बर्बाद हो जाता। हमारी यह ताकत हमेशा न्याय और इंसानियत की भलाई के लिए काम करेगी। उस रात के बाद से मुंबई में फिर कभी आसमान से सोने की बारिश नहीं हुई, लेकिन शहर के लोगों के दिलों में उम्मीद हमेशा बरसती रही। काव्या ने अपने उस तेज दिमाग का उपयोग करके कई नए और बहुत ही बड़े स्कूल और शानदार अस्पताल बनवाए जो मुफ्त में सेवा करते थे। अब अंडरवर्ल्ड में किसी को मारने या खूनी बदला लेने की बातें नहीं होती थीं, बल्कि नए व्यापार और लोगों की भलाई के नियम तय किए जाते थे। एक साधारण सी लड़की ने इस पूरे शहर के काले भविष्य को रोशनी से भर दिया था। एक रात भारत के अन्य राज्यों के कुछ बहुत ही बड़े और खूंखार माफिया बॉस विक्रम और काव्या से मिलने के लिए उनके महल में आए। वे लोग काव्या की इस नई न्यायपूर्ण व्यवस्था का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाने और उसे कमजोर साबित करने के इरादे से वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग अब हथियार छोड़कर गरीबों की सेवा करने लगे हो, जो एक माफिया के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि काव्या ने उनके स्वागत के लिए बड़ा जाल बिछाया है। काव्या ने बहुत ही शांत और तीखी मुस्कान के साथ उन सभी खूंखार नेताओं की तरफ देखा और अपने लैपटॉप का एक बहुत ही छोटा बटन दबाया। कुछ ही सेकंड के बाद उन सभी नेताओं के फोन एक साथ बजने लगे और उन्हें पता चला कि उनके सारे अवैध बैंक खाते पूरी तरह से हैक हो चुके हैं। उनका सारा काला पैसा कुछ ही पलों में काव्या के एक बड़े धर्मार्थ ट्रस्ट के खातों में पूरी तरह से भेजा जा चुका था। उन सभी का सारा घमंड और ताकत पलक झपकते ही टूटकर जमीन पर गिर गया। काव्या ने अपनी स्पष्ट और भारी आवाज में कहा कि मैंने तुम लोगों को यहां मारने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा और अहम सबक सिखाने के लिए बुलाया है। तुम लोग सिर्फ हथियारों की भाषा समझते हो, लेकिन मैंने बिना एक भी गोली चलाए तुम लोगों की सारी ताकत हमेशा के लिए खत्म कर दी है। अगर तुम लोग शांति से व्यापार करना चाहते हो तो मेरे नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। यह चेतावनी सुनकर वे सभी बड़े और क्रूर माफिया बॉस डर से कांपने लगे और उन्होंने तुरंत हार मान ली। विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ
बहुत ही गर्व और खुशी से यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था और उसे अपनी पसंद पर बहुत ज्यादा नाज था। उसने देखा कि काव्या ने न सिर्फ मुंबई को बल्कि पूरे देश के इस खतरनाक खूनी व्यापार को बहुत ही शांति से बदल दिया है। वह सच में एक ऐसी निडर महारानी बन चुकी थी जो किसी भी बड़े और खूंखार दुश्मन को अपने तेज दिमाग से हरा सकती थी। अब पूरे देश में काव्या के नाम का एक बहुत ही अलग तरह का खौफ फैल गया था। दिन के अंत में जब सभी नेता काव्या के कड़े नियमों को मानकर वहां से पूरी तरह वापस चले गए, तो कमरा एक बार फिर से बहुत शांत हो गया। विक्रम ने अपने गिलास में वाइन डाली और उसे काव्या की तरफ बढ़ाते हुए उसकी इस शानदार और बिना खून वाली जीत की बहुत ज्यादा तारीफ की। काव्या ने वाइन का गिलास पकड़ा और उसे बहुत ही प्यार से विक्रम के गिलास के साथ टकराकर एक बहुत ही मीठी मुस्कान दी। यह एक नए और खूबसूरत युग की सबसे शानदार और ऐतिहासिक शुरुआत का पक्का जश्न था। काव्या ने महल की बड़ी खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी उस पुरानी जिंदगी के बारे में गहराई से सोचना शुरू कर दिया, जिसे वह पीछे छोड़ आई थी। एक समय था जब वह एक साधारण सी गरीब लड़की थी, जिसे हर दिन खाने और सिर छुपाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन आज वह एक बड़ी रानी थी, जिसके एक इशारे पर करोड़ों रुपये और हजारों लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती थी। यह सफर खतरनाक था, लेकिन उसने कभी अपनी सच्चाई और अच्छाई नहीं छोड़ी। विक्रम ने पीछे से आकर उसे बहुत ही प्यार से गले लगाया और उसके कानों में बहुत ही धीरे से कहा कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तूफान हो। तुमने मुझे सिर्फ उस भयंकर मौत से ही नहीं बचाया, बल्कि तुमने मेरे मरे हुए और पत्थर दिल इंसान को भी हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है। मैं तुम्हारा यह कर्ज अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी और किसी भी कीमत पर नहीं चुका सकता। काव्या ने उसके हाथ को बहुत ही मजबूती से पकड़ा और अपना सिर विक्रम के कंधे पर सुकून से रख दिया। अब उन दोनों को किसी भी बाहरी खतरे या मौत का कोई भी डर नहीं था, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका एक दूसरे पर अटूट और सच्चा विश्वास था। मुंबई शहर की जगमगाती हुई रोशनियां उनके इस नए और शानदार भविष्य की एक बहुत ही खूबसूरत गवाही पूरी तरह से दे रही थीं, जो उन्होंने खुद बनाया था। एक सड़क छाप भिखारी और एक गरीब नर्स की यह शानदार कहानी अब पूरे अंडरवर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा इतिहास बन चुकी थी। उनका यह न्यायपूर्ण साम्राज्य अब सदियों तक इस शहर पर राज करने वाला था। काव्या के सिर पर कोई असली और भारी सोने का ताज नहीं था, लेकिन वह पूरे मुंबई की सबसे बड़ी और ताकतवर रानी के रूप में जानी जाती थी। उसकी यह सत्ता किसी डर या बंदूकों की मोहताज नहीं थी, बल्कि यह लोगों के उस सच्चे सम्मान और प्यार की वजह से बहुत मजबूत थी। उस रात हेलीकॉप्टर से गिरी हुई वह भयानक सोने की बारिश अब एक बहुत ही शानदार और शांतिपूर्ण भविष्य में पूरी तरह बदल चुकी थी, और इस तरह उस महान और निडर लड़की की यह कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। काव्या की कहानी सिर्फ एक गरीब नर्स द्वारा एक माफिया बॉस की जान बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस लड़की की यात्रा है जिसने अपने अंदर छिपी असली ताकत को पहचान लिया। वह इंसानियत के कारण इस खतरनाक दुनिया में आई थी, लेकिन जब हालात ने उसे घेर लिया तो उसने डर के आगे सिर नहीं झुकाया। अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और गरीबों के लिए धड़कते दिल के दम पर उसने साबित कर दिया कि इंसान की कीमत उसके जन्म या गरीबी से नहीं, बल्कि उसके कर्म, हिम्मत और सोच से तय होती है। कभी कभी जिसे दुनिया सबसे कमजोर समझती है, वही पूरी बाजी पलट देता है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और काव्या की तरह हमेशा मजबूत बने रहिए।